हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में ये मैराथन आप लोग समझिए, ठीक है। कम समय की रहेगी, बट चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाएंगी ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो वहाँ पर लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को देखिएगा, काफ़ी कुछ आप लोगों को इस वीडियो से समझ में आ जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना ले तो वीडियो की शुरुआत करता हूँ। जो बच्चे मेरे से नए जुड़ रहे हैं वो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर कोई टेक्निकल इशू आती है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने में तो आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर लेना राम क्लासेस फॉर बीएड, ठीक है। जैसे आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे राम क्लासेस फॉर बीएड, मेरा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, कुछ आती है तो वहाँ पे भेज दी जाती है, ठीक है। ये पीडीएफ वगैरह थी, ये भी मैंने वहाँ पे भेज दी है, ठीक है, जैसे ही आई थी। बट अब इसमें हम शुरुआत करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। और जो बच्चे आप लोगों को देखिए, आप लोगों को अभी पीपीटी की ज़रूरत पड़ेगी। और अभी आप लोगों ने मतलब जो प्रैक्टिकल्स होंगे ना, तो आपने नहीं बनाई, आप मेरे से भी बनवा सकते हो। उसका प्राइस मैंने बहुत कम रखा, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट है। तो अब सीधे ज़्यादा टाइम ना ले तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरू करते हैं। पहला सवाल है, लिंग पर पक्षपात या लैंगिक पूर्वाग्रह क्या है और इसका कारण और प्रभाव बताते हुए इसको दूर करने के क्या उपाय किए जाएं, इस पर गौर करें। पहली बात तो ध्यान देना है, लैंगिक पूर्वाग्रह होता क्या है, ये क्लियर करना ज़रूरी होता है। इसमें आपको लॉन्ग आंसर लिखना है। तो लॉन्ग आंसर में आपको पहले तो लैंगिक पूर्वाग्रह बताना पड़ेगा। तो लैंगिक पूर्वाग्रह से पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि लिंग क्या होता है। लिंग मतलब जेंडर का मतलब ये होता है कि पहले आप जेंडर और सेक्स आपने दो चीज़ें पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी हैं तो मैं बता दे रहा हूँ। जेंडर देखिए क्या होता है, सेक्स क्या होता है कि एक नेचुरल चीज़ होती है, जैसे मेल फीमेल ये होते हैं सेक्स। और जेंडर में क्या होता है, स्त्री पुरुष होते हैं जैसे। तो स्त्री पुरुष क्या होते हैं कि वो बनाए जाते हैं। जेंडर क्या सेक्स क्या होता है कि वो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं। उसी प्राकृतिक चीज़ों पे एक मानवीकृत आवरण या एक बनावटी जो चीज़ें होती हैं उनको गढ़ने का प्रयास करते हैं। जब उसकी पहचान, जैसे एक सेक्स में फीमेल की पहचान महिला के तौर पे गढ़ी जाती है, तो उसको जेंडर की कैटेगरी में रखते हैं कि उसमें जेंडर मतलब हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जैसे एक कथन है कि स्त्रियां पैदा नहीं होती, बनाई जाती हैं। तो उसी तरीके से इसको, जैसे जो स्त्रियां बनाई जाती हैं वो जेंडर में कन्वर्ट हो जाता है, सेक्स जेंडर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सेक्स और जेंडर के बीच में डिफरेंस हो गया। मैं इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको सेक्स का कोई मतलब लिखना नहीं है, लेकिन लिखना आपको जेंडर ही है। लेकिन आपको जेंडर पहले क्लियर होना चाहिए कि जेंडर होता क्या है। तो आप जेंडर क्लियर होगा तभी आप उसके पूर्वाग्रह के बारे में बता पाएंगे। तो आप जेंडर समझ गए हैं कि महिलाएं। तो महिलाओं के संबंध में जो पूर्वाग्रह, जो पहले से पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि ऐसी सोच जो आप पहले से किसी के बारे में बना लेते हैं, तो उसके संबंध में बनाना है। और उसके संबंध में आपको यहाँ पे अपना उत्तर लिखना है। मतलब ऐसी समझ किसी के बारे में, लैंगिक ऐसी समझ जो आपने पहले धारणाएं बना रखी हैं, जैसे वो गलत धारणाएं होती हैं किसी महिला के चरित्र के बारे में या उसके किसी व्यवहार के बारे में, तो उसके संबंध में आप लिखते जाएंगे। ये सब व्यवहारिक चीज़ें हैं, आप समाज में भी होते हुए देखते होंगे। जैसे किसी के बारे में कमेंट करना कहीं खड़े होके, या किसी के बारे में कुछ भी विवरण करना, तो ये सब चीज़ें लैंगिक पूर्वाग्रह में आती हैं। या स्त्रियों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें। तो इसको कितना लिखना आसान है, क्योंकि आप लोग सब लोग समाज में देखते ही आ रहे हैं, अपने घर परिवार में, कॉलेज में, ऑफिस में या शहरों में सब चलते जा रहा है ये सब चीज़ें। तो इस चीज़ को जो है लैंगिक पूर्वाग्रह को आप लिख देंगे। तो इसके क्या कारण है, तो ये आप भी ये तो कितना आसान है बताना इसका क्या कारण है। इसके कारण जो है मैंने अभी एक कोटेशन आपको बताया था कि स्त्रियाँ पैदा नहीं होती, बनाई जाती हैं। तो इसमें अगर आप गौर करेंगे, जैसे स्त्रियाँ बनाई जाती हैं तो मतलब क्या है कि जैसे पूर्व धारणाएं होती हैं, जैसे पूर्वाग्रह होता है वो गढ़ा जाता है, जैसे वो परंपरागत समाजों से पहले से चला आ रहा है। तो उसमें क्या है कि उसके कारण हैं, आपके परिवार में कारण होते हैं, समाज में कारण होते हैं, आपकी शिक्षा पद्धतियों में कारण होते हैं, परवरिश में कारण होते हैं बचपन से। तो इन कारणों पे अगर आप अपना सोचेंगे, लिखते जाएंगे, तो आपका कलम रुकेगा नहीं। अगर परिवार को सोच लेंगे, समाज को सोच लेंगे, तो इस तरीके से आप उत्तर आगे बढ़ाते जाएंगे। तो इसका प्रभाव क्या होगा, जिस तरीके से आप पूर्व धारणा बनाएंगे किसी स्त्री के बारे में या किसी सेक्स के बारे में, जैसे आप फीमेल सेक्स है तो फीमेल सेक्स के बारे में आपने कोई धारणा बना ली जो गलत धारणाएं हैं, तो उसका प्रभाव क्या होगा। गलत धारणा से क्या होगा कि आप उसकी गलत पहचान बनती जाएगी। गलत पहचान का मतलब ये है कि उसको जो है जो अधिकार होने चाहिए, जो एक फीमेल सेक्स के तौर पे जो अधिकार होने चाहिए, जैसे जो उसके पुरुष के बराबर होते हैं, वो अधिकार उसके कम होते चले जाएंगे। क्योंकि एक महिला के अधिकार पुरुष की तुलना में कम होते हैं। जो कि जो है अधिकार जो है जन्म के समय
एक पुरुष के बराबर होते हैं, लेकिन उसकी पहचान बदलते बदलते उसका जेंडर मतलब सेक्स से जेंडर होते हुए जो चेंज हो जाता है ना, चेंज आप देख रहे हैं परिवर्तन, सेक्स से जेंडर जो चेंज होता है, तो उसके जेंडर सेक्स से जेंडर में जैसे फीमेल से एक महिला बनने में उसका जो परिवर्तन आता है ना, तो वो परिवर्तन अधिकार भी चेंज कर देता है, अधिकार मतलब कम कर देता है पुरुषों की तुलना में। तो इसके प्रभाव भी बहुत सारे हो जाएंगे। आपके समाज में क्या होगा, सामाजिक में कम अधिकार होंगे, परिवार में कम अधिकार होंगे, उसको राजनीति में भी कम अधिकार मिलेंगे आपको, शैक्षणिक स्तर पे भी मतलब अधिकार लिखित में तो मिलते हैं, लेकिन अगर व्यवहारिक तौर पे देखा जाए तो कम मिलते हैं। ये सब प्रभाव हैं उसके, लैंगिक पूर्वाग्रह के ये सब प्रभाव हैं। तो उसके दूर, अब ये देखो प्रभाव हो गया, कारण भी हो गया, उसको दूर करने के लिए आप क्या इसमें लिखेंगे, आप सोचिए, आप खुद बताइए। कॉमन सेंस की बात है, मतलब ये पहले से मैंने इतनी चीज़ें बता दी, तो उसको दूर करने के लिए क्या करेंगे। पूर्वाग्रह के लिए क्या आप है, जैसे जो सोच है, जो एक पूर्वाग्रह एक मस्तिष्क में विचार होते हैं लोगों के, इसको चेंज करने के लिए क्या है, सबसे पहले इसकी जो जड़ होती है, जैसे हमने बताया था अभी, स्त्रियां पैदा नहीं होती, बनाई जाती हैं। तो बनाई कहाँ, वो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री क्या है, आपकी परिवार है। तो उस परवरिश पे ध्यान देंगे, मतलब परवरिश पे क्या है कि परिवारों को जागरूक किया जाएगा, जागरूक करना चाहिए, ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे परवरिश अच्छी हो। परवरिश अच्छी होगी सबसे पहले, मतलब परिवार के स्तर पे इसका विकल्प खोजने का प्रयास करेंगे, समाप्ति के उपाय पे। फिर परिवार के बाद में आपके शैक्षणिक स्तर पे आ जाएंगे, विद्यालय पे हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद में फिर ये सामाजिक और फिर शासन के स्तर पे भी इस तरीके से प्रोग्राम होने चाहिए आपके। फिल्में भी इस तरीके से बननी चाहिए जो जेंडर बायसनेस को आपके जो मतलब पूर्वाग्रह को आपको जो है प्रदर्शित ना करें। जैसे बहुत सारी फिल्मों में क्या है दर्शाया जाता है इस तरीके की चीज़ें, तो इन सब चीज़ों पे आप बता देंगे, फिल्मों को बता सकते हैं, शिक्षा को अपने स्कूल से बता सकते हैं। इस तरीके से आपका बहुत अच्छा होलिस्टिक आंसर ये आपका तैयार हो जाएगा। अब इसमें आपको मतलब कुछ ज़्यादा रटने वाली कुछ चीज़ें नहीं है, आप पहले से देखते चले आ रहे हैं सब चीज़ें, तो उन चीज़ों पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और अपना अगर लिखने का प्रयास करेंगे ना, तो कलमबद्ध करके हुए आराम से लिखते हुए चले जाएंगे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कितना सिंपल सा हो गया, एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहले आप जेंडर समझ गए, इस आंसर में जेंडर क्या होता है, जेंडर और सेक्स में डिफरेंस क्या है, लेकिन आप सेक्स लिखना नहीं है, लेकिन जेंडर जो है आप समझ गए हैं क्या कि सेक्स से किस तरीके से अलग है। और वो और जो जेंडर है उसके बाद उसके बारे में जो पूर्व धारणा या पहले से जो सोच होती है वही पूर्वाग्रह होती है, लैंगिक पूर्वाग्रह। ये आप अंदर समझ गए, उसके क्या कारण है ये भी समझ गए कि उसके कारण परिवार में होते हैं, पहले से सोच जो हम लोग उसके बारे में किसी महिला के बारे में या लैंगिक पूर्वाग्रह रखते हैं वो सब होता है। उसका प्रभाव भी आप समझ गए क्या होगा, प्रभाव क्या होगा, उसके अधिकार महिलाओं के कम हो जाएंगे। अधिकार कम होने से क्या होगा, उसका जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन स्तर कम हो जाएगा। बहुत सारे समाज में सब चीज़ों में, इन सब चीज़ों में ये इसका प्रभाव हो जाएगा। इसका जो है इसका फिर इसका जो है दूर करने के कारण भी मैंने आपको बता दिए, उपाय भी बता दिए मैंने आपको। इस तरीके से एक आंसर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, नारीवाद क्या है, उद्देश्य, विशेषताएं और इसके प्रकार बताने हैं। तो इसके जैसे इसमें बहुत सारे नारीवाद भी होते हैं। इसमें आपके प्रश्न में जैसे आ जाए पर्यावरणीय नारीवाद क्या होता है, अश्वेत नारीवाद क्या होता है, और इसमें अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पूछ ले, जैसे कि इतिहास का वर्णन बता करते हुए बताइए कि नारीवाद का कैसे विकास हुआ, इसका चिंतन क्या है, इसकी सब चीज़ों की व्याख्याएं पूछ ले, तो आप इस उत्तर को कैसे करने में सक्षम होंगे। तो इस पर जैसे मैंने बताया पहले, ये उत्तर भी एकदम सिंपल सा है, एकदम ये ऐसे जो आपका पूरा पेपर ही है जो ना, लिंग, विद्यालय और समाज, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, ये पूरा पेपर ही इंटरेस्टिंग है और एकदम एक तरीके से कहा जाए कि इसमें कुछ रटने वाली चीज़ें नहीं है। ऐसी चीज़ें हैं जो आप समाज में देखते हुए चले आ रहे हैं और उनको क्या है कि आपको कलमबद्ध करना है, लिखना है, बस सोचना है। जैसे ये वाला उत्तर क्या है कि नारीवाद क्या है। नारीवाद के विषय में क्या है कि जैसे वाद क्या होता है, वाद मतलब ऐसी विचारधारा होती है ना, जैसे अगर नारी के आगे वाद लगा दिया जाए तो मतलब ये होता है कि नारी के विषय में कोई विचार या कोई बात कही जा रही है, इस तरीके से। जैसे समाजवाद होता है, जैसे समाज के बारे में कोई अगर बात कही जाए तो समाजवाद बोलते हैं। तो इस तरीके से नारीवाद भी है। नारीवाद में क्या है कि नारी के संबंध में कुछ विशेष अधिकारों की बात की गई है, तो नारीवाद हो गया सिंपल से। नारीवाद का मतलब ये है कि इसमें नारियों के पुरुषों की तुलना में मतलब समान अधिकारों की बात की जाएगी, तो इसमें नारीवाद हो गया। इसका क्या उद्देश्य होगा, सिंपल सी बात है। अगला देखो, इसमें टॉपिक, इसमें बिंदु लिखा है उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या हो सकता है, जैसे आपको पता चल गया नारीवाद क्या है, नारीवाद तो पता चल गया ना, नारीवाद की बात ही हम क्यों कर रहे हैं, इससे पुरुषवाद की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। नारीवाद की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नारी जो है पुरुषों की तुलना में अपेक्षितया पहले से ही कमज़ोर हैं, इसलिए उनके अधिकारों की बात की जा रही है। तो इसको, इनके अधिकारों की बात क्या करेंगे, क्यों कर रहे हैं, अगर ऐसे लगा दें तो उद्देश्य पता चल जाएगा क्यों हम बात कर रहे हैं। उद्देश्य अगला है आपको, उद्देश्य क्या है, नारीवाद की बात इसलिए करेंगे क्योंकि वो कमज़ोर हैं। तो उद्देश्य का मतलब क्या है कि उनको हम सशक्तिकरण के लिए कर रहे हैं। सशक्तिकरण क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हम समाज में उनको
समानता का जो है उनको स्तर लाना चाहते हैं। समानता किस लिए लाना चाह रहे हैं? क्योंकि भाई समान अगर नहीं होंगे तो एक तरीके से समाज में सामाजिक ये बीमारी होती है असमानता। असमानता से क्या है कि भाई उसमें शोषण करता है। अगर असमान एक आदमी से होता है, एक ज़्यादा मजबूत हो एक कमज़ोर हो, तो मजबूत आदमी कमज़ोर आदमी का शोषण करता है। इस तरीके से स्त्रियाँ शोषित होती हैं समाज में। तो उन शोषण को दूर करने का प्रयास जो है नारीवाद के माध्यम से करते हैं। इस उद्देश्य आप समझ गए ना? उद्देश्य क्या है? सशक्तिकरण, आपका मजबूत बनाना। सशक्तिकरण से क्या होगा? आपका जो आर्थिक उसका नारियों का जो शोषण हो रहा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पे, उसको दूर करने के लिए इनकी विशेषताएं और प्रकार। इसके आगे आपको विशेषताएं बतानी है। नारीवाद की क्या विशेषताएं हैं तो मैंने बता ही दी हैं। इसके आगे अगर अब इसमें लिखना चाहेंगे तो बहुत लिख सकते हैं आप, बहुत कुछ लिख सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके सामने नारीवाद के। जैसे फेमिनिज्म क्या है, आज की तारीख में बहुत चर्चित विषय है। आज की तारीख में बहुत चर्चित विषय, बहुत सारे जैसे बहुत इसके संगठन नारी फेमिनिज्म को लेके बन गए हैं। जैसे महिलाओं के अधिकारों की बात करने वाले राष्ट्रीय महिला आयोग, हर राज्य स्तर पे भी इस तरीके से राज्य महिला आयोग वगैरह हैं। हाँ, तो ये राजनीतिक स्तर की बात बता रहे हैं। जैसे अब इसमें क्या है कि अब इसमें जैसे इसकी जगह पे आपका पर्यावरणीय नारीवाद पूछ ले या श्वेत नारीवाद पूछ ले, तो वही इन्वायरमेंट में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पर्यावरण की दृष्टि से नारीवाद क्या है कि जैसे उसमें क्या है कि महिलाओं का क्या योगदान है, महिलाएं किस तरीके से पर्यावरण को लेकर जागरूक है या उनके अधिकारों की बात करती हैं। तो उसको अगर आप उसमें पर्यावरण के नज़रिए से आप देखेंगे तो ये उस पर लागू हो जाएगा। श्वेत मतलब ये उसमें भी सेम टू सेम इसी तरीके से आप जिसमें भी अप्लाई करते चले जाएंगे वही है। अब इतिहास का वर्णन अगर करना है ना, तो नारीवाद, इसमें नारीवाद का चिंतन क्या है इतिहास में क्या है कि पहले आप तो वैदिक काल आपने पढ़ा होगा, मध्यकाल पढ़ा होगा, प्राचीन पढ़ा होगा, और आधुनिक में भी आप देख रहे होंगे। तो प्राचीन में क्या है कि इतना नारीवाद की कोई बात करता ही नहीं था, क्योंकि शिक्षा का उनको अधिकार नहीं था, ना संपत्ति का अधिकार था। एक तरीके से ना स्त्रियों को, नारियों को दोयम दर्जे का नागरिक उनको समझा जाता था। तो आधुनिक समय में धीरे धीरे उनका इतिहास में अगर देखेंगे जाके तो धीरे धीरे उनकी बात होगी। जैसे आपने ज्योतिबा बाई फूले का नाम सुना होगा, उन्होंने पहले स्त्री शिक्षा की बात की इस तरीके से। अभी तो नारीवाद की बात नहीं हो रही है, अभी शिक्षा की बात हो रही है। जब स्त्रियां शिक्षित होंगी तब वो अपने आगे चल के अधिकारों की भी बात करेंगी, घर से निकलेंगी, नौकरियों की भी बात करेंगी। इस तरीके से आप अभी आधुनिक समझ में भारत स्वतंत्र हो जाएगा ना, उसके बाद में संविधान से उनको बहुत सारे अधिकार मिलेंगे। और जब पश्चिमी वैसे जो पश्चिमी जो यूरोपियन कंट्रीज है, यहाँ से भी अब आदान प्रदान होगा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है, वैश्वीकरण बढ़ जाएगा, देश जुड़ेगा बहुत सारी से, दुनिया जो है ना सिमट रही है एक तरीके से मुट्ठी में देखा जाए। तो वहाँ पे पश्चिमी बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या है कि स्त्रियों को ज़्यादा अधिकार मिले थे हमारी तुलना में। तब वहाँ से जब आवागमन तेज़ होगा इस तरीके से, तो वहाँ से विचार भी आएंगे। महिलाएं यहाँ देखेंगी कि वहाँ की महिलाएं तो जॉब करती हैं, वहाँ की महिलाएं पुरुषों के बराबर जो है अधिकार रखती हैं, संपत्ति में भी और राजनीति में भी, हर जगह। तो यहाँ भी इस तरीके से आंदोलन शुरू होंगे भारत में धीरे धीरे। तो यहाँ भी भारतीय महिलाएं भी उस तरीके से अनुकरण करने का प्रयास करेंगी। तो ये आपका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हो गया। वर्तमान, ऐतिहासिक मतलब प्राचीन काल से अगर देख लें तो वर्तमान तक इसमें भी काफ़ी चिंतन हुआ है। और इसके बाद में इसकी विकास की भी व्याख्या की जाए, विकास की व्याख्या की जाए तो विकास की व्याख्या कीजिए का मतलब ये है कि इसमें मैंने आपको बताया ना प्राचीन काल से पहले आपको ये उसमें बता देना है कि क्या स्थिति थी। उसके बाद में ज्योतिबा फूले जी का भी जिक्र कर सकते हैं, और उसके बाद में ये आधुनिकता का भी जिक्र कर सकते हैं कि आधुनिकता ने किस तरीके से नारीवाद की परिचर्चा को आगे बढ़ाया, उसको किसने किस तरीके से मजबूत किया। तो इस तरीके से आपका उत्तर संपूर्णता में पूरा हो जाएगा। इतना हमको लग रहा है पर्याप्त हो जाएगा आपके पास ये मटेरियल। अब ये आधुनिक समय में धीरे धीरे अब फिल्में भी उस तरीके से बनने लगती हैं। देखिए फिल्मों में क्या होता है कि ये कोई भी विचारधारा हो उसको ज़्यादा प्रभावित करती है फिल्म और साहित्य। तो उसमें फिल्मों का भी उदाहरण ले सकते हैं, कोई मूवी वगैरह का भी नाम लिख सकते हैं, जैसे मदर इंडिया। उसमें एक महिला को उसमें दिखाया गया था एक लीड रोल में, कि किस तरीके से एक महिला ने एक लीड किया। मतलब इस तरीके से आप दिखा सकते हैं जिसमें लीड महिलाएं उसमें कर रही हैं, महिला जिसमें ज़्यादा सशक्त हैं जिन पिक्चरों में या जिन फिल्मों में इस तरीके से। तो आप अपने उत्तर में इसे उदाहरण डाल सकते हैं, तो आपका उत्तर जो है ज़्यादा वो आकर्षक लगेगा। इसमें सिंपल सा है, कुछ रटने वाला बात नहीं है। जैसे नारीवाद आप समझ गए, नारीवाद का क्या उद्देश्य है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसको कैसे दूर किया जाए। लैंगिक पक्षपात मैंने बता दिया था ना आपको पहले वाले प्रश्न में। तो जैसे कुछ बेसिक चीज़ें हैं उसको सीख लीजिए, उसको आप हर प्रश्न में प्रयोग कर सकते हैं उत्तर के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था लैंगिक पूर्वाग्रह क्या होता है, इसको दूर करने के क्या कारण है। इसमें कुछ देखो नारीवाद में भी वही चीज़ आप लिख सकते हैं कि नारीवाद को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और इस तरीके से आप मतलब कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं ना, उनको कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा तीसरा प्रश्न ही आप देख लीजिए, लैंगिक असमानता अगर पूछ ली जाए क्या है,
जैसे मैंने बताया था ना लैंगिक, अभी मैंने बताया था सेक्स और जेंडर के बीच में डिफरेंस आपको बताया था। उसके बाद में नारीवाद बताया। अब तीसरा प्रश्न जैसे आ रहा है आपको, लैंगिक असमानता, जेंडर इनइक्वालिटी क्या है। तो मैंने जेंडर आपको समझा ही दिया है। अच्छा बताओ यहाँ पे प्रश्न में ये क्यों नहीं पूछा गया सेक्स इनइक्वालिटी, यहाँ पे जेंडर क्यों यूज किया गया, क्योंकि सेक्स जो है वो प्राकृतिक होता है, मतलब मेल एंड फीमेल, जबकि जेंडर जो है वो जेंडर शब्द ही इनइक्वल है। जेंडर का मतलब की है कि एक ऐसा मतलब ऐसी चीज़ जिसमें पहले मतलब वो मानवीकृत या आर्टिफिशियल उसमें असमानता क्रिएट कर दी गई है। तो अगर जेंडर के साथ में इनइक्वलिटी नहीं भी लगाए ना तब भी वो उसमें अनइक्वलिटी झलकती ही है, क्योंकि वो बनावटी चीज़ें हैं। हाँ समझ गए ना। तो उसमें जेंडर इनइक्वलिटी क्या है, जैसे जेंडर इनइक्वलिटी का मतलब है जिसमें पुरुष की तुलना में महिलाओं को कम अधिकार प्राप्त होना, असमानता होना बहुत सारी चीज़ों में। जैसे राजनीतिक स्तर पे पहले क्या था, आज़ादी के पहले महिलाओं को कुछ समय पहले तक उसमें संपत्ति में अधिकार नहीं था, न शिक्षा का अधिकार था, न काम का अधिकार था। तो उस समय लैंगिक असमानता थी। लेकिन आज़ादी के बाद क्या हुआ, कानूनों के माध्यम से महिलाओं को वो अधिकार दिए गए। कानूनी तौर पर तो उन्हें वो अधिकार मिल गए क्या, लेकिन वास्तव में सामाजिक तौर पे भी अधिकार उनको मिले हैं। जैसे महिलाओं को संपत्ति का अधिकार होता है, तो संपत्ति का अधिकार ये कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन क्या सभी महिलाएं अपने घर में संपत्ति मांगती हैं? आपकी बहन क्या कोई मतलब आपकी बहन या वाइफ जो है संपत्ति में अधिकार मांगती है? नहीं, क्यों, जबकि उनको कानूनी अधिकार मिला है। इस तरीके से देखा जाए तो मतलब ऑन रिकॉर्ड या पेपर पे लैंगिक असमानता जैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन सामाजिक स्तर पे लैंगिक असमानता अभी भी व्याप्त है। लैंगिक असमानता समझ रहे हैं, मतलब पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम अधिकार। अब ये अधिकार कहीं मतलब कम अधिकार वर्णित नहीं है, महिलाओं को सब अधिकार समान ही मिले हैं, लेकिन वास्तव में वास्तविकता क्या है कि लैंगिक असमानता व्याप्त है लोगों में। स्कूलों में भी आप देखेंगे कि देखते होंगे अपने आसपास की पुरुष जैसे जब लड़के बैठे होते हैं 50 लड़कों की क्लास है, उसमें 40 लड़के बैठे होते हैं, 10 लड़कियां बैठी होती हैं। तो ये अंतर अपना क्यों है, मतलब इतना लैंगिक ये जेंडर इनइक्वालिटी क्यों है, सेक्स रेशियो इतना कम क्यों होता है? ये लैंगिक असमानता का उदाहरण ये है कि बहुत सारी बालिकाएं, बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जिनको शिक्षा का अधिकार ही उनको नहीं है। मतलब उनकी जो स्कूल में नामांकन दर होती है वही बहुत कम होती है। पहले तो बालिकाएं जो हैं वो जन्म लेने के लिए लड़ती हैं, अगर जन्म ले भी लेती हैं तो उनके साथ इतना भेदभाव होता है कि लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, लड़कों को पढ़ाते हैं अपने, लेकिन लड़कियों को वह पढ़ाते ही नहीं है। इस तरीके से मतलब उनको देखा जाए शैक्षणिक स्तर पे असमानताएँ हैं। काम करने के लिए बहुत सारी लड़कियाँ बाहर जाना पसंद करती हैं, लड़के जैसे बाहर जाते हैं लड़कियों को पर पाबंदी लगा दी जाती है, वहाँ भी कम उनको अधिकार हो गए लड़के की तुलना में। तो ये सब लैंगिक असमानता के बहुत सारे उदाहरण हैं समाज में भरे पड़े। इस तरीके से आप बहुत सारे अपने आप से भी मतलब लिख सकते हैं और समझा के लिख सकते हैं। जैसे लैंगिक असमानता क्या है, बहुत आसान है ये सब चीज़ें। और इसके कारण क्या है, जैसे मैंने बताया था इसके कारण बहुत सारे हैं। आप कारण में सीधे सीधे परिवार पे चले जाइए। लिंग के मामले में, जेंडर के मामले में जितने भी आपको कोई कारण पूछे या कोई प्रभाव पूछे, सबसे पहले आप परिवार से शुरू करिए। मतलब कहीं भी लिखने के लिए परिवार से, उसके कारण क्या है लैंगिक असमानता के, परिवार क्या है, एक समाज का हिस्सा, फिर समाज पे आइए, फिर उस राज्य में आइए, मतलब जिस राज्य में है उसकी क्या परिस्थितियाँ हैं, इस तरीके से। तो इसके कारण में आप बहुत आसानी से इसका जो है वर्णन करते चले जाएंगे। फिर इनके प्रकार क्या है लैंगिक असमानता के, जैसे मैंने प्रकार बता दिया आपको। जैसे एक इसका मतलब शैक्षणिक स्तर पे हो गया, राजनीतिक स्तर पे बहुत सारे प्रकार हैं। और इसमें दूर करने के उपाय भी इसी तरीके से आप उसका वर्णन कर सकते हैं। जैसे मैंने इन सब चीज़ों को, जैसे जो चीज़ें बाधाएं बनती हैं, जैसे जो उसका कारण है, मूल है, जो मूल कारण क्या है, परिवार है, वहाँ से असमानता क्रिएट हो रही है। जो कारण है उन्हीं कारणों को आप दूर करते चले जाएंगे, अगले पॉइंट में आप लिखते चले जाएंगे ना उनको पलट के। जैसे परिवार में कारण दिक्कत बन रही है तो परवरिश पे ही आप उसको लिख दीजिए उल्टा करके कि परवरिश सुधारना है, या अगर समाज दिक्कत बन रहा है तो समाज में जागरूकता पैदा करनी है। इस तरीके से उत्तर कितना लिखना आसान है आपका। तो उस चीज़ को आप दूर मतलब वो दूर करते जाएंगे तो उसके उपाय बनते चले जाएंगे, कितना आसान हो गया। और इसमें आप एक और लाइन जुड़ी है आपके प्रश्न में, जैसे पाठ्यक्रम विकास में जेंडर या लैंगिक असमानता की विवेचना कीजिए। जैसे पाठ्यक्रम विकास में क्या होता है कि जैसे आपका सिलेबस हुआ, वो सिलेबस जो है देखा जाए तो उसमें पुरुषों के नज़रिए से उसमें जो सिलेबस हमारा डेवलप हुआ है पुरुषों के नज़रिए से कितना डेवलप किया, मतलब उसमें पुरुष के नज़रिए से कौन कौन सी चीज़ें हैं, महिलाओं के नज़रिए से कौन कौन सी चीज़ें नहीं। जैसे उसमें बहुत सारे उदाहरण होते हैं, किसी को लेकर पुरुषों कहावतें होती हैं। जैसे एक चूड़ियों वाली कहावत होती है, तुम पुरुषों से बोला है तो चूड़ी पहन लो। तो मतलब इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें उसमें पहले से ही पूर्वाग्रह बना के रखा गया है। सांकेतिक चीज़ें होती हैं जो बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं।
लेकिन उनको इस तरीके से हल्के से लोग प्रयोग कर देते हैं, इनका प्रभाव मानसिक तौर पे बहुत दूरगामी पड़ता है। मतलब चूड़ी, एक कहावत होती है ना, चूड़ी पहन लेना। तो चूड़ी पहन लेने का मतलब क्या है कि आप स्त्रियों को या बालिकाओं को मतलब कमज़ोर समझते हैं, हीन समझते हैं, दुर्बल समझते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो हमारे पाठ्यक्रम, जो हमारा सिलेबस है, शिक्षा पद्धति है, इसमें भी लैंगिक असमानता देखने को मिलती है। मैंने स्कूल से आपको उदाहरण दिया था, आप अपने सिलेबस पे भी आ जाइए। सिलेबस में भी बहुत सारे ऐसे साहित्य में आपको, लिटरेचर में, जैसे हिंदी साहित्य हुआ या इंग्लिश लिटरेचर हुआ, उसमें भी उदाहरण या मुहावरे टाइप में होते हैं। इस तरीके से डिजाइन नहीं किया। ये आपका इस तरीके से पूरा उत्तर कंप्लीट हो जाएगा अगर आप इसमें करेंगे। और इसमें जैसे सिद्धांत भी हैं, लैंगिक असमानता को इस संबंधित सिद्धांत है, जैसे मार्क्सवादी सिद्धांत है, लिंग उत्पीड़न सिद्धांत है। इन सिद्धांतों को भी आप लिख देंगे अगर ना हेडिंग डाल के, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको उत्तर। लेकिन अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं इतना पर्याप्त है। इतना लिखने में आपको मतलब 7-8 पेज लग जाएगा, मतलब आप उदाहरण सहित अगर आप विस्तृत तरीके से इसको लिखते हैं। अब आप चौथे प्रश्न पे आ जाइए। भारतीय समाज में स्त्रियों एवं बालिकाओं की समस्याओं को दूर करने के उपाय एवं महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों। रुक दिया, गौर करिए। भारतीय समाज में स्त्रियों एवं बालिकाओं की समस्याओं को दूर करने के उपाय एवं महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों में भारत के संबंध में महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति का वर्णन करते हुए ये उत्तर देना है, जिसमें दहेज प्रथा के भी अगर सवाल पूछ लिया जाए तो उसको भी देने में आप सक्षम हो। जैसे दहेज प्रथा क्या है, दहेज प्रथा के प्रभाव, इसका प्रथा को समाप्त करने के आप कुछ ऐसे लेजेंडरी उपाय बताइए। जैसे कुछ लड़के होते हैं ना, बोल देते हैं कि दहेज नहीं लिखना, तो इस तरीके से उत्तर को इसको आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे आप बताइए हमको। अब मेरे हिसाब से तो आप, अगर मैंने अभी तक जितना आपको बताया, जैसे मैंने बताया ना, जितने आपको मैंने बता दिया, जैसे लैंगिक पूर्वाग्रह, नारीवाद, लैंगिक असमानता, तो इन सब बातों को अगर सुनने के बाद में आपके दिमाग में कुछ चीज़ें तो मतलब आप सामने तो मतलब कुछ चीज़ें क्लियरिटी आ रही होगी ना। जैसे मैंने, आप इतना तो क्लियर हो गए होंगे कि महिलाओं के समस्याएं क्या हैं, स्त्रियों के समस्याएं क्या हैं, ये तो समझ गए होंगे ना। कि इसे, जैसे अब इसमें सिंपल सा सवाल है, इतने 3 उत्तरों में ही आपका चौथा वाला उत्तर भी हल हो जाएगा अगर देखना प्रयास करें। कुछ चीज़ें आपको अलग से ऐड करनी पड़ेंगी। जैसे बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप समझ लेंगे ना तो पूरा पेपर आप आसानी से कर जाएंगे। जैसे बेसिक चीज़ इसमें क्या है, मैंने पहले वाले उत्तरों से अगर खोजने का प्रयास करें, जैसे इसमें क्या पूछा गया है, स्त्रियों एवं बालिकाओं की समस्याओं को दूर करने के उपाय आपसे पूछे गए हैं। तो स्त्रियों और बालिकाओं की समस्याएं क्या हैं, तो आप पहले समझ ही गए होंगे। जैसे उनके संबंध में पूर्वाग्रह होता है, लैंगिक असमानता होती है, बहुत सारे मैंने आपको उदाहरण भी दिए इससे संबंधित। हाँ, तो इसको आप, इसके उपाय ये तो आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अब अगला उत्तर जैसे इसमें है, ऐड किया गया है, इसे महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों की बात करी गई है इसमें। तो आप अगर गौर करेंगे इस सवाल को, तो इस सवाल पे थोड़ा आप ये सोचिए कि स्वास्थ्य संबंध का मतलब ये है कि महिलाओं के स्वास्थ्य का मतलब ये होता है कि जैसे महिला, एक तो एक जो सेक्स होता है, सेक्स में फीमेल जो होती है, मेल जो है, मेल जो होता है वो बच्चे नहीं पैदा कर सकता है, लेकिन फीमेल होती है वो बच्चे पैदा कर सकती है। तो इनके बच्चे पैदा करने से मतलब बच्चे पैदा करने से भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं क्रिएट होती हैं, और उससे पहले से ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। जैसे मासिक वगैरह आता है, तो उससे संबंधित इससे सवाल, यही उससे संबंधित ये सवाल है। तो उसको सोचते हुए आप कैसे हैंडल करेंगे। जैसे इसमें क्या है कि बालिकाओं की, स्त्रियों की क्या है कि महिलाओं की शिशु जन्म के समय मृत्यु दर ज़्यादा है भारत में। जैसे ज़्यादातर महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। आपने देखा होगा अगर विवाहित महिलाएं, बालिकाएं हैं, तो उसमें से कुछ महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि हमारे भारत में इस तरीके से अवसंरचना से चिकित्सा संरचना उपलब्ध नहीं है। जैसे अब ज़्यादा बढ़ाया है गवर्नमेंट ने, फिर भी लेकिन अब मृत्यु दर तब भी मतलब अभी है, अभी ख़त्म नहीं हुई है, 0। तो उसको लेके स्थिति का वर्णन कर देंगे, जैसे इसमें किस तरीके से महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, तो वो वाला इसमें है। उसके आगे इसमें जो है उदाहरण दे सकते हैं कि सरकार को क्या मतलब इसमें अभी क्या कंडीशन है, क्या प्रयास करने चाहिए। तो ये वाली लाइन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब बिना पढ़े वाला मैं बता रहा हूँ अभी, जैसे आप जो सोच के लिख सकते हैं वो वाला मैं बता रहा हूँ आपको। उदाहरण भी दे सकते हैं इसमें ये कि इसको मतलब भारत सरकार ने इसको लेके कार्यक्रम चलाए हैं बहुत सारे। ऐसे एनीमिया वगैरह महिलाओं को, इससे खून की कमी हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां हैं, तो इसको लेके भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं। और इसको लेके भी जैसे अभी उनकी बच्चा को सुरक्षा के लेके भी मतलब भारत सरकार द्वारा परिवार कल्याण नियोजन द्वारा जो चलाए जाते हैं,
उनका भी आप जिक्र कर सकते हैं। अगर नहीं भी जिक्र करेंगे फिर भी आपका उत्तर जो है इस बात का जिक्र कर देंगे ना, जो मेन समस्याएं क्या हैं भारत में, इससे महिलाओं के संबंध में, बालिकाओं के संबंध में मासिक और जो शिशु जन्म के समय जो मृत्यु हो जाती है, ये मेन समस्याएं हैं। महिलाओं के संबंध में मैं बात कर रहा हूँ, और उसकी मतलब उसकी गंदगी को लेके होने वाली बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। इसका वर्णन कर देंगे, इसको वर्णन करते आगे बढ़ जाइए। इसमें दहेज प्रथा के बारे में भी आपको बताना होगा। जैसे तो दहेज प्रथा तो आप जानते हैं, सिंपल सा हाँ, ये ऐसा विषय है जिसके बारे में हमको लग रहा है कि सब परिचित हैं, इसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं इसमें दहेज प्रथा के बारे में। दहेज प्रथा तो आप जानते ही हैं, लोग मतलब शादी में कितना, अगर नौकरी लग जाए आपकी, मान लीजिए किसी नई बीएड कंप्लीट होने के बाद में, टीईटी करने के बाद में आप शिक्षक हो जाते हैं। शिक्षक होने के बाद में तो हमको लग रहा है 15-20 लाख तो लेते ही लोग हैं तो वही दहेज प्रथा। जैसे आप किसी से विवाह के समय में एक धनराशि या बहुत सारे उपहारों को लेना, दहेज प्रथा ये हमारे बहुत समय से चली आ रही है, इसी प्रथा को दहेज प्रथा कहते हैं। अब इसका प्रभाव क्या होता है, इसे आगे इसमें सवाल में आया है, दहेज प्रथा का प्रभाव क्या है। तो दहेज प्रथा का प्रभाव आप खुद ही समझ रहे होंगे, खुद ही देख रहे हैं अपने समाज में क्या प्रभाव पड़ता है। दहेज प्रथा के प्रभाव से आप जान ही रहे हैं क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए, सोचिए, अच्छा आप दिमाग में सोचिए क्या प्रभाव पड़ेगा एक तो सबसे बड़ा प्रभाव तो यही पड़ेगा कि जो बालिका, जो आपका जो लड़की का पक्ष जो होता है, वो आर्थिक तौर पे अगर सक्षम नहीं है तो उसकी लड़की की अच्छी शादी नहीं हो पाती। अगर सक्षम भी है तो उसकी शिक्षा पे दबाव पड़ता है कि चलो इसको पढ़ाएंगे, उसके बाद में दहेज भी देना है। अगर लड़की शिक्षित नहीं हुई तो मैंने पहले आपको बताया ना कितने साथ उनके साथ भेदभाव हो रहा है। फिर एक भेदभाव का कारण ये भी बन रहा है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा बताइए लैंगिक भेदभाव का कारण बन रहा है कि नहीं बन रहा है। पहले तो वैसे ही नहीं लड़कियों को पढ़ाया जाता है। आपने बताया, मैंने उदाहरण दिया था ना, 50 क्लास में मान लीजिए कि 40 लड़के हैं, 10 ही लड़कियां हैं। एक दूसरा कारण दहेज प्रथा भी बन रहा है। लड़कियों को ज़्यादा पढ़ा देंगे तो ज़्यादा दहेज भी देना पड़ता है आज की तारीख में। जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर बन गई तो उसके लिए उस तरीके का लड़का देखना पड़ेगा, उतना ज़्यादा दहेज देना पड़ेगा। दहेज प्रथा हर स्तर पे भारत में विद्यमान है। ये नहीं कि केवल शिक्षित या शिक्षित वाला, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा शिक्षित होने पे ज़्यादा दहेज दिया जाता है। तो उसका आप प्रभाव समझ गए ना, क्या समझ है उसका सीधा प्रभाव लैंगिक अधिकारों पे पड़ेगा, लैंगिक असमानता बढ़ेगी और स्त्रियों के अधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा। उसका सीधा सा प्रभाव है। आर्थिक स्थिति तो कमज़ोर होगी दूसरी, और सबसे बड़ा प्रभाव तो ये होगा कि ऐसे अगर दहेज प्रथा हट जाए तो हो सकता है लड़कों को ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो दहेज के चक्कर में आ ही नहीं पाते कि लड़का ज़्यादा दहेज ले रहा है हाँ, लड़के को क्या बेनिफिट है। तो इसको समाप्त करने के क्या उपाय किए जाएँ, तो सिंपल सा है, सभी लड़के कहेंगे समाप्त करने के लिए तो लेजेंडरी लोग हो जाते हैं, कुछ ना क्रांतिकारी लोग लड़के होते हैं, कुछ बोल देते हैं दहेज नहीं लेना चाहिए गुरुजी तो ये उपाय तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा उस तरीके से बड़बोला टाइप में लगता है। इस तरीके से दहेज प्रथा को नहीं ख़त्म किया जा सकता। दहेज प्रथा के खिलाफ में कानून भी है, लेकिन फिर भी लोग दहेज ले रहे हैं ना। कानून है हम लोगों के पास में, दहेज प्रथा, उसमें सज़ा भी होती है अगर पता चल जाए। लेकिन फिर भी अगर दहेज प्रथा का पालन हो रहा है या इस तरीके से प्रचलन है समाज में, तो इसको रोकने के लिए क्या उपाय हो सकता है, आप सुझाइए। इसको रोकने के लिए क्या उपाय होने चाहिए। इसके रोकने का जो है, मेरी नज़र में ये मतलब स्टार्टिंग जो है युवाओं को ही करनी पड़ेगी। युवा जो है, अगर जो मैंने बताया ना क्रांतिकारी कहने से नहीं बनना पड़ेगा क्रांतिकारी तभी ये दहेज प्रथा रुकेगी। और जो है उसके बाद में आपको भी मैंने बताया ना, चयन की ज़्यादा मतलब ऑप्शंस मिल जाएंगे तो यही सब लिख सकते हैं। शिक्षा का प्रसार, जागरूकता फैलाई जाएगी किस तरीके से। इसके जो है मैंने बताया ना, इसका जो प्रभाव बताया था, इसके प्रभाव में ही इसको समाप्त करने के उपाय हैं। जैसे मैंने बताया लैंगिक भेदभाव बढ़ता है इसका, तो अगर हम इस समाज में ये मैसेज पहुंचा पाएँ, इससे लैंगिक भेदभाव बढ़ता है, शिक्षा, ये सब चीज़ें कम हो जाती हैं, तो इस तरीके से दहेज इसका प्रभाव, इसको जो समाप्त किया जा सकता है। और कानून और ज़्यादा सख्त करके, कानून को और ज़्यादा सख्त किया जाए। और बाकी मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये समाप्त किया जा सकता है। ये 3-4 कारण आप लिख के आप आगे बढ़ जाइए, क्योंकि ना फालतू में जो है समय ख़राब करने का कोई मतलब नहीं है इसको लेके। यही जो है आप उसको कारण को लिखिए और आगे बढ़िए। इस पोर्शन पे अगर ज़्यादा नहीं भी चलेंगे तब भी चलेगा एग्जामिनर को भी पता है किताबें बातें लिख रहा है लड़का। अब पाँचवें नंबर प्रश्न पे आ जाइए। इसमें निर्णय निर्माण, डिसीजन मेकिंग का सवाल है। तो इसमें पूछा गया है कि पूछ लिया जाए जैसे आपसे, इसमें अर्थ क्या होता है इसका, और निर्णय की प्रक्रिया कैसे होती है, कौन सी अवस्थाएं होती हैं निर्णय निर्माण में, महिलाओं की क्या भूमिका सहभागिता होती है, स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले तो ये तो सिंपल सा सवाल है, आपको शब्द से ही लग रहा होगा। अगर आपको लिखने कह दिया जाए, भाई आपसे कह दिया जाए कि निर्णय कैसे आप लेंगे, तो निर्णय का मतलब यही है, किसी बात को लेके आपके अंदर पहले प्लानिंग होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि है क्या, तभी आप निर्णय लेंगे ना। किसी बात को लेके मतलब कुछ निष्कर्ष पे पहुंचना,
निर्णय होता है, मतलब कुछ अपने सोच विचार, सूझबूझ और ज्ञान का प्रयोग करते हुए इस निष्कर्ष पे पहुंचना, किसी बात के निष्कर्ष पे पहुंचना, तो उसको निर्णय कहते हैं, डिसीजन मेकिंग कहते हैं। जैसे तर्क बुद्धि है उनका, सबका लाभ हानि का, इनका सबका आकलन करते हुए अपने उस पर पहुँचना, निष्कर्ष पे पहुँचना, ये होता है सिंपल सा। लेकिन इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएँ भी होती हैं। पहले आप कैलकुलेट उसको एस्टिमेट करते हैं क्या है, किस तरीके से, इसमें आप आगे लिखते जाएंगे। लेकिन इसमें मेन जो मैंने बताया ना, मैंने अभी तक आपको जितने भी मैंने प्रश्नों के जवाब, मतलब प्रश्नों के बारे में बताया है, जैसे लिंग पूर्वाग्रह, अभी दूसरा सवाल था नारीवाद, लिंग असमानता, भारतीय बालिकाओं की स्थिति, तो उसमें मैंने आपको बताया ना, जैसे महिलाओं को पहले क्या होता था कि दोयम दर्जे का समझा जाता था। तो इसमें निर्णय में क्या होता है, निर्णय निर्माण में महिलाओं की भूमिका की सहभागिता को इसमें स्पष्ट करने के लिए आपसे कहा गया है। तो आप सोच लीजिए खुद ही, अब अभी महिलाओं की स्थिति अभी क्या होगी उनके, मतलब उस समाज में जहाँ पे लैंगिक असमानता है, वहाँ पे महिलाओं की स्थिति क्या होगी। अब वहाँ को महिलाओं को जो है निर्णय का अधिकार नहीं होता है, मतलब खुद के संबंध में भी निर्णय का अधिकार नहीं होता है, और परिवार या कोई समाज में भी निर्णय का अधिकार थोड़ा कम ही होता है। वो उसके मतलब इस बात का मतलब समझ सकते हैं। जैसे दहेज प्रथा थी, तो दहेज प्रथा में भी जैसे लड़कियों को क्या है कि चयन का अधिकार नहीं है, मतलब अपने संबंध में निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है। यही बात अगर उसमें राजनीति में लागू कर दी जाए, या सामाजिक स्तर पे लागू कर दी जाए, जैसे एनजीओज वगैरह होते हैं, या बहुत सारी चीज़ें परिवार में ही, जैसे मान लीजिए कि आपके पिताजी हैं, माताजी है, या एक दो फैमिली के और सदस्य हैं, तो उसमें आप जब देखते होंगे ज़्यादातर निर्णय पुरुष ही लेते हैं, बड़े बड़े परिवारों में, या मुखिया तौर पर पुरुष ही होते हैं। उन निर्णयों में भी देखिए आप महिलाएं नहीं रहती। वही चीज़ें आप चाहे इसमें कानून बनाते समय भी लागू कर लीजिए, चाहे समाज के कानून बन रहे हों चाहे वो, तो वही इसमें लिखना है कि महिलाओं की भूमिका क्या है। हमको लगता है कि आपके पास पर्याप्त मटेरियल इसको लिखने के लिए, इसको आप पूरा करते हुए आप आगे बढ़ जाइए। इसमें देखिए कि इसमें छठे सवाल पे आप देखिए, गौर करिए। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए कुछ सिद्धांत जो होते हैं नारीवादी दृष्टिकोण से, जैसे सामाजिकरण सिद्धांत, लिंग भेद सिद्धांत, संरचनात्मक सिद्धांत और विखंडन का सिद्धांत, ये 4 सिद्धांत हैं। इनके संबंध में संवाद दो लाइन अगर समझ लीजिए ना, तो आसानी हो जाएगी आपके लिए लिखने के लिए। तो सामाजिकरण सिद्धांत क्या है, कि सामाजिकरण का सिंपल सा मतलब क्या होता है भाई। सामाजिकरण का मतलब क्या होता है, जैसे किसी के बारे में बोलते हैं कि यार वो थोड़ा कम सामाजिक आदमी है। कम सामाजिक का मतलब क्या है कि लोगों से घुलता मिलता कम है, समझ रहे हो ना। सामाजिकरण का सिंपल सा मतलब ये है कि एक व्यक्ति का सामाजिकरण होने का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति समाज के साथ अपने संबंध कैसे रखता है, मतलब उस चीज़ को सामाजिकरण कहा गया। सामाजिकरण का सिद्धांत, इसमें महिलाओं के दृष्टिकोण से आपको लिखना है, तो महिलाओं के समाज के क्या संबंध है, समाज महिलाओं के संबंध में क्या सोचता है, इसके बारे में लिखेंगे तो हमको लगता है पर्याप्त हो जाएगा आपके पास। दूसरा भी लिखना है ना बिंदु पे, जैसे लैंगिक भेदभाव क्या है। लैंगिक भेदभाव मैंने आपको बता ही दिया, जेंडर वाला, तो उसके नज़रिए से ये सिद्धांत है, ये मान के चलिए। इस पर लिख देंगे आप कुछ लाइन, कुछ भी आप उसमें लिख देंगे जो मैंने बताया है, तो वो आपका इसमें कंप्लीट हो जाएगा। संरचनात्मक मतलब ये है स्ट्रक्चरल वाला। इसमें क्या है देखिए, संरचनात्मक जैसे आपसे कहा जाए कि संरचना क्या होती है, बेसिकली पूछ लिया जाए, तो अब इस सिद्धांत को भी समझ लेंगे। पहले संरचना समझ लीजिए, संरचना क्या है। जैसे आपसे कहा जाए कि ये देखिए ईंट पड़ी है, बालू पड़ी है, लकड़ी पड़ी है बहुत सारी, और ये लोहा पड़ा है, तो आपसे पूछा जाए क्या है, आप तो यही कहेंगे कि लकड़ी, ईंट, लोहा, यही सब। लेकिन अगर इसको व्यवस्थित कर दिया जाए, गारेवल से लगा दिया जाए, फिर पूछा जाए तो आप कहेंगे हाँ दीवार है या घर है XYZ, तो एक संरचना बन जाती है ना घर जैसी। तो वही चीज़ आप समझिए कि संरचना क्या होती है। संरचना मतलब एक घर जैसी आकृति, जिसमें कमरे हों, दरवाजे हों, तो वो संरचना कही जाएगी, जिसमें सब चीज़ें व्यवस्थित हैं, हर एक चीज़ को लगा दिया जाए। इसी तरीके से समाज में भी होता है। समाज में भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, संरचनाएं बनी हुई हैं, तो ये संरचना वाले सिद्धांत उसी से कुछ मेल खाता है। और इसमें लास्ट वाला क्या है, विखंडन सिद्धांत है। विखंडन सिद्धांत पे इसमें क्या होता है कि जैसे विखंडन का मतलब ये होता है कि जैसे पहले से विखंडन का मतलब होता है किसी बात का खंडन करना, तोड़ना किसी चीज़ को। तो तोड़ना क्या, इसका इंग्लिश में देख लीजिए, डिसकंस्ट्रक्टिव मतलब है जो कंस्ट्रक्शन पहले से किया गया है ना, उसको डिसकंस्ट्रक्ट कर देना। मतलब जो पहले से समाज में चली आ रही धारणाएं हैं, जो पूर्वाग्रह है, जैसे लैंगिक पूर्वाग्रह है या महिलाओं के संबंध में कोई बात है, तो उन बातों का खंडन करना। जैसे विखंडन का सिद्धांत क्या है, जैसे पहले सती प्रथा चली आ रही थी, उसको ख़त्म कर दिया गया। जैसे महिलाओं बहु विवाह होता था, मतलब विधवा विवाह नहीं होता था, उनके संबंध में जो विचार प्रचलित थे उनका खंडन कर देना। जो मतलब जो कुरीतियाँ हैं, कुबुराई हैं, जैसे दहेज प्रथा है, दहेज प्रथा कोई इसका विरोध का खंडन करना, ये सब चीज़ों का, तो ये विखंडन सिद्धांत हो गया। मतलब पहले से चली आ रहे विचारों का, कुरीतियों का, तो उसको खंडन करना ही विखंडन सिद्धांत है। इसके आधार पे
महिलाओं के संबंध में जो चली आ रही है, इससे रिलेटेड आपको महिलाओं को नारीवाद के दृष्टिकोण से उत्तर लिखना है, तो ये उत्तर भी आपके लिए लिखना आसान हो जाएगा। अब 7वां उत्तर देखिए कितना आसान है। मैंने एक चीज़ आपको बेसिकली स्टार्टिंग में समझाई थी, सेक्स एंड जेंडर के बीच में डिफरेंस। और डिफरेंस क्या है, देखिए सेक्स में क्या होता है कि नेचुरल पावर्स, नेचुरल अधिकार होते हैं जो जन्मजात बालक को प्राप्त होते हैं। जेंडर में क्या होता है कि कम अधिकार होते हैं, क्योंकि वो अधिकार समाज ने धीरे धीरे एक महिला या स्त्री के रूप में एक अलग पहचान गढ़ के छीन लिए होते हैं। जैसे तो वहीं पे भी मतलब ये वहीं से ये उस उत्तर को जोड़ने का प्रयास करेंगे। लैंगिकता के विकास पर बालकों के जीवन में प्रारंभिक प्रभावों की विवेचना कीजिए, सेक्सुअलिटी के विकास पर। तो वहीं से उस उत्तर को भी लिख सकते हैं। इसमें सेक्सुअलिटी क्या होती है, सेक्सुअलिटी क्या होती है कि ये नेचुरल चीज़ है। नेचुरल का मतलब है कि वो प्राकृतिक होती है, जैसे जिस रूप में बालक जन्म लेते हैं उसी रूप में रहते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन इसमें फीमेल्स क्या होती है, उनका क्या होता है जेंडर के रूप में, जेंडर उसमें सेक्स फीमेल का क्या होता है, वो जेंडर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। जेंडर का मतलब वो बनावटी एक पहचान जुड़ जाती है। जैसे घर में क्या होता है कि जो मान लीजिए कि 2 भाई बहन हैं, तो 2 भाई बहन तो मतलब जन्म एक जैसा होता है, लेकिन उसमें समय के अंतराल के साथ में क्या होता है कि जो लड़की होती है, लड़कियां होती हैं, उनको एक अलग तरीके के कपड़े पहनाए जाते हैं, खेलने के लिए उनको अलग गुड़िया दी जाती है, लड़कों को बंदूक दे दी जाती है। यही सारे इससे धीरे धीरे डिफरेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, उनको बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। तो ये एक समय के साथ में एक अलग पहचान बन जाती है, एक अलग उनके ऊपर बंदिशें लग जाती हैं, समझ रही। तो यहाँ पे इसमें ये बता रहे हैं जेंडर के बारे में। तो वहीं पे सेक्सुअलिटी क्या होगी, इसका उल्टा सोचिए आप। सेक्सुअलिटी का मतलब होता है कि जो पहचान है उसको प्राकृतिक तौर पे रहने देना। जैसे जो फीमेल की पहचान है वो अंतिम तौर अभी तक मतलब जो है कंटिन्यूटी, ऐसी कोई परवरिश हो, कल्पना कर लीजिए कि ऐसी कोई परवरिश हो जिसमें लड़के और लड़कियों में भेद करे बिना उसका लालन पालन हो या संस्कार दिए जाएँ, तो उसका सेक्सुअलिटी होगा। तो उसके इस सेक्सुअलिटी का क्या होता है कि इसका बालक के जीवन के प्रारंभिक प्रभाव क्या होते हैं, इसके जीवन में मतलब इसका जो है विवेचना करना है। उसमें क्या है कि उसके अंदर निर्भीकता आ जाती है, ज़्यादा साहस आ जाता है उसमें महिला, उसमें पुरुष में फीमेल की तुलना में। तो ये आपको इसमें लिखना है कि मतलब स्त्रियों की तुलना में बालकों को ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है, ज़्यादा सारे उनको ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा अधिकार मिल गए हैं। तो उसको बालक के ऊपर ये प्रभाव मतलब किस तरीके से पड़ रहा है। महिलाओं के ऊपर तो प्रभाव आपने देखा, बालकों के ऊपर इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, वो ज़्यादा सशक्त हो जाएंगे। ये इसमें आपको मेंशन करना है। उत्तर को हमको लग रहा है आप समझ गए होंगे। जैसे एक उदाहरण मैं दूं, जैसे अक्सर हम देखते हैं परिवारों में, जैसे अगर कोई लड़की जाती है, मान लीजिए कि वो बड़ी लड़की भी है 18-20 साल की, लेकिन अगर वो बाहर जा रही है तो उसका अगर मान लीजिए कि छोटा भाई भी है 8 या 10 साल का, या छोटा है 6 साल का, तो बोलते हैं कि छोटे वाले भैया के साथ चले जाओ, उसको लेके जाओ। तो ऐसा क्या होता है कि उसके साथ में ज़्यादा वो मतलब कॉन्फिडेंट महसूस करती है। ये पुरुषवादी सोच ही है। ये सेक्सुअलिटी का मैं बता रहा हूँ बालकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। वो ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि उसके होने से ज़्यादा सेफ फील करेगी। तो मैं वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो सेक्सुअलिटी होती है उसका बालकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उनकी परवरिश इस तरीके से होती है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। वहीं पे महिलाएं क्या होती हैं कि महिलाओं की परवरिश इस तरीके से की जाती है कि वो उनके अंदर हीनता की भावना आती है, अंडर कॉन्फिडेंट हो, मतलब वो कॉन्फिडेंट कम महसूस करती हैं। बहुत सारी चीज़ें उनके मस्तिष्क पर इस तरीके से प्रभाव करती हैं। एट लास्ट वो एक तरीके से स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे हमने कहा था, स्त्रियां पैदा नहीं होती, बनाई जाती हैं। इस तरीके से वो स्त्री बन जाती हैं धीरे धीरे, समझ गए हैं। तो हाँ, इस तरीके से आप ये इन 4, 5, 7 सवाल जो मैंने बताए हैं, इन पे आप अगर ध्यान कर लेंगे तो मैंने कहीं भी ऐसी बात नहीं बताई जिससे आपके दिमाग पे जोर पड़े। मैंने ऐसी बात बताई है, हर जगह मैंने आपको ऐसी बात बताई जहाँ पे ये आप हमेशा से पहले से समाज में देखते आ रहे हैं, अपने आसपास देखते आ रहे हैं, परिवार में देखते आ रहे हैं, बस हमने गौर नहीं किया। तो गौर करिए, हो सकता है आपको इसमें नंबर मिल जाए, उसमें लिखेंगे पेपर में तो 6-7 सवाल आपके अच्छे हो सकते हैं। और अभी हो सकता है कि ज़्यादा भी अच्छे हो जाए, शॉर्ट आंसर भी आपके ठीक हो जाए। जैसे इसमें पूछा गया पितृसत्ता से आप क्या समझते हैं। शॉर्ट हैंड में यहाँ पर आ जाइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। शॉर्ट इसमें क्या लिखा है, देखिए पहला सवाल यही है, पितृसत्ता से आप क्या समझते हैं। जैसे मैंने आपको सेक्सुअलिटी वाला उदाहरण दिया, जैसे मैंने जो इससे 7वें वाले, इससे जस्ट ऊपर आप 7वें वाले सवाल पे देखिए, इसे जस्ट ऊपर आप 7वें वाले सवाल पे जाइए। इससे पूछा गया मैंने सवाल, इसमें क्या है, लैंगिकता के विकास पर बालकों के प्रारंभिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये इसमें अब ये सवाल इससे थोड़ा लिंक करने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा आसानी हो जाएगा। पहले मिलता मतलब कंटेंट आपको अलग अलग लिखना है, लेकिन आप सवाल थोड़ा सा वहाँ से उसको खोजने का प्रयास करिए। इसमें लिखा है पितृसत्ता से आप क्या समझते हैं। तो पितृसत्ता क्या है, जैसे जो बालक है जिसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंट आ रहा है 7 वाले सवाल में, यही पितृसत्ता स्थापित करेगा आगे चल के।
मतलब पितृसत्ता क्या है कि ऐसे ऐसे समाज, ऐसा नियम, ऐसा परिवार जहाँ पे ज़्यादातर निर्णय या नियम एक पुरुष बनाता है। जैसे ये दुनिया कहा जाता है कि ये दुनिया पुरुषों की बनाई हुई है। या दुनिया मतलब क्या, जितने समाज में नियम बने हैं, धर्म बना है, राजनीति बनी है, फिल्में बनी है, साहित्य लिखा गया है, ये सब पुरुषों के नज़रियों से लिखा गया है। जैसे जहाँ पे हर निर्णयकर्ता पुरुष होते हैं वहाँ पे पितृसत्ता होती है। महिलाओं को थोड़ा तो द्वयम दर्जा समझ जाता है उनको। जैसे मैंने निर्णय का अभी सवाल नंबर 5 पे जाएंगे, जब आप देखेंगे तो सवाल नंबर 5 में क्या था, निर्णय निर्माण मैंने बताया गया था ना, निर्णय निर्माण में महिलाओं की क्या भूमिका है। जैसे निर्णय निर्माण में महिलाओं की कोई भूमिका ही नहीं है। तो पितृसत्ता क्या है, पितृसत्ता यही है कि जहाँ पर ज़्यादातर निर्णय पुरुष लेते हैं, ज़्यादातर नियम पुरुष बनाते हैं, तो ऐसे समाज को पितृसत्ता कहा जाता है। जहाँ पितृसत्ता को अगर आप इसमें अलग अलग करेंगे ना, पितृसत्ता मतलब पितृ का मतलब पिता नहीं, पितृ का मतलब पुरुष। यहाँ पे मतलब तात्पर्य इसका यहाँ पे जो भावार्थ है ये वो है कि ऐसी दुनिया, ऐसा समाज जहाँ पे पुरुषों की बनाई हुई दुनिया है। तो सिंपल सा आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। इतना लिख देंगे, 1-2 उदाहरण लिख देंगे जो मैंने बताया। समाज का लिख दीजिए, चाहे अब राजनीति का लिख दीजिए, चाहे XY जो आपको ध्यान में आए अब लिख देंगे, वो अच्छा सही रहेगा। इसमें अब दूसरे वाले सवाल पे आ जाइए। जैसे इसमें पूछा गया है लैंगिक रूढ़वादिता, इसमें लिखा गया है जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है। देखिए लैंगिक रूढ़वादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है। जैसे मैंने प्रश्न संख्या 5 पे अगर आप जाएंगे तो उसका प्रश्न संख्या 5 का बिंदु नंबर 4 विखंडन सिद्धांत अगर देखेंगे तो मैंने बताया था इसमें पहले से चले आ रहे कुछ विचारों का खंडन करना विखंडन सिद्धांत होता है। उसी को अगर आप इससे जोड़ेंगे, जैसे लैंगिक रूढ़वादिता क्या होती है। रूढ़वादिता पहले आप समझ लीजिए क्या होता है। रूढ़वादी का मतलब ये होता है कि पहले से जो विचार चले आ रहे हैं उन विचारों में कुछ कमियां होना, कुछ बुराइयां होना। जैसे आपके अंदर कुछ विचार हैं कि जैसे किसी के कलर को लेके, किसी को जात को लेके, किसी को क्षेत्र को लेके आप अगर हीन भावना रखते हैं तो उसको बोला जाएगा कि ये आदमी रूढ़िवादी है। समझ रहे हैं, रूढ़िवादी का मतलब समझ रहे हैं आप। पहले रूढ़िवादी को आप क्लियर कर लीजिए। रूढ़िवादी का मतलब आप समझिए, रूढ़िवादी का मतलब ऐसी हीन भावना, ऐसी कुछ विकृतियाँ, ऐसी कुछ मतलब किसी के बारे में दुर्भावना रखना। पहले से परंपरागत मतलब कुछ ऐतिहासिक जो हमारा समाज पहले से सोचता हुआ चला आ रहा है उसी को हम भी सोच रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं कि हम पुरातन यही विचार वही पुरानी वाली चीज़ें सोचते चले आ रहे हैं। लेकिन हमारे दिमाग के अंदर या व्यक्ति के अंदर ये पहले कहीं ना कहीं से रूढ़िवादिता रहती है, हमको पता नहीं चलता है। जैसे किसी के अंदर रहता है, किसी को कोई कुछ मतलब क्षेत्र को लेके कुछ होते हैं, कुछ जात को लेके होते हैं, कुछ मतलब संकीर्ण भावना रखना रूढ़िवादिता होती है। लेकिन आपका प्रश्न क्या है, लैंगिक रूढ़िवादिता क्या है। तो लैंगिक रूढ़िवादिता का सिंपल सा अर्थ हमको लग रहा है अब क्लियर हो गया होगा। मतलब जेंडर को लेके जो बायसनेस या मतलब जो स्टीरियोटाइपनेस रहती है जेंडर को लेके, मतलब कि महिला के बारे में कुछ इस तरीके से विचार जो हीन हो वो पहले से आपके दिमाग में है तो उसको रूढ़िवादिता कहेंगे। मतलब लैंगिक संदर्भ में हीन या पारंपरिक दुर्विचारों को लैंगिक रूढ़िवादिता कहेंगे। सिंपल सा उत्तर आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था ना इसको। एक चौथा नंबर आपका प्रश्न संख्या 6, देखिए कितना मैच खाता है विखंडन का सिद्धांत। विखंडन का सिद्धांत यही है कि पहले से रूढ़िवादी विचारों का खंडन करना लैंगिक संबंध में, वो विखंडन का सिद्धांत इसी पे पूरा आधारित है। मतलब लैंगिक विखंडन का सिद्धांत पहले से रूढ़िवादी विचारों को या परंपरा जो समाज में वो चली आ रही हैं उनका खंडन करना ही लैंगिक विखंडन का सिद्धांत है। अब इससे ये डिफिनीशन भी, ये उत्तर भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें इंटरलिंक हैं। आपका पूरा पेपर ही इसमें जो जेंडर है, स्कूल एंड सोसाइटी है, ये इसलिए रखा गया है कि आपकी जो सोच है, आप टीचर बनने जा रहे हैं बीएड करने के बाद में, तो आप बालकों को जो पढ़ाएंगे ना तो उसमें बालिकाएँ भी होंगी। क्योंकि एक शिक्षक क्या होता है, एक भविष्य निर्माता बोला जाता है, जो बालकों का भविष्य बनाता है। और यही बालक आगे चल के देश का और अच्छे समाज का, अच्छे विश्व का निर्माण करेंगे। तो अगर आपके अंदर पहले से ही अगर ये लैंगिक दुर्भावना रहेगी, आप अगर जो कमियां हैं समाज में लैंगिक के, जैसे पूर्वाग्रह बहुत से सारे चले आ रहे हैं, रूढ़ियाँ चली आ रही हैं, अगर उनके विषय में आप जागरूक नहीं होंगे तो आप उसको कैसे दूर कर पाएंगे, आप कैसे शिक्षित कर पाएंगे। तो इसलिए ये आपके पेपर इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। इसको आप इसका वो उद्देश्य समझिए कि पेपर क्यों रखा गया है। तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा चीज़ें लिखना, पेपर लिखना बहुत आसान हो जाएगा। अब इसमें अब देखिए कितना आसान है आपके पेपर को ही समझ लीजिए। अब लिंग, विद्यालय और समाज, मतलब जेंडर का क्या मतलब है और जेंडर जो है किस तरीके से स्कूल में इसमें बायसनेस रहती है और सोसाइटी में ये किस तरीके से है, ये पूरा आपका पेपर कितना सिंपल सा है। इसको अगर आप समझ लेंगे, कुछ बेसिक चीज़ समझ लेंगे तो ये पेपर ही पूरा आसान है। 2-3 बातें मेरी सुन लीजिए और 2-3 बातें मतलब गांठ बांध लीजिए। जैसे जेंडर और सेक्स के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, दोनों के बीच में ये डिफरेंस क्या है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे आया और इनका क्या प्रभाव है, कैसे दूर किया जा सकता है। इन चीज़ों को अगर क्लियर कर लेंगे ना
तो पूरा प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत आसान है। पूरा पेपर आप जो है ऐसे चुटकी में हल करके आप चले जाएंगे, आपका पेन कहीं रुकेगा नहीं, कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप मतलब इतना सक्षम हो जाएंगे मतलब आप उत्तर देने में। अब जैसे चौथा प्रश्न इसमें देखिए, तीसरा प्रश्न हमने कर लिया सर, हाँ इसमें तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें क्या है, लैंगिकृत सामाजिकरण, या इसमें लिखा गया है जेंडर्ड सोशलाइजेशन हेतु विद्यालय की भूमिका का वर्णन कीजिए। अब जैसे इसमें क्या है कि इसमें स्कूल का इसमें रोल क्या है, स्कूल विद्यालय का इसमें रोल क्या है, इसका वर्णन आपको करना है। विद्यालय में क्या है कि आपका जैसे कुछ जैसे परिवार से, पहले बात तो मैंने बताया था, परिवार का रोल होता है, परिवार के बाद में समाज का रोल होता है, समाज के अंदर आपका विद्यालय भी आता है। तो आप परिवार को निकाल दीजिए। जब परिवार से निकल के आपके पास बालिकाएं आ रही हैं तो एक शिक्षक और विद्यालय का क्या दायित्व है, इसको कैसे दूर किया जाए, ये आप सोच के उसमें उत्तर लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे कैसे करना है। आप उनको बालिकाओं के मतलब इस तरीके से प्रोत्साहित करना, या इस तरीके से इसके बारे में जागरूक कर देना, बताना कि लैंगिक भेदभाव क्या होता है, या व्यवहार इस तरीके से करना, सवाल करना, या उनको बच्चों मतलब लड़के जो होते हैं उन मतलब आपको सशक्त करने के लिए। देखिए सशक्तिकरण का एक सबसे बढ़िया माध्यम होता है कि किसी को मतलब बराबर लाने के लिए होता क्या है कि जिसके पास ज़्यादा अधिकार है और जिसके पास कम अधिकार है, कम अधिकार वाले को ज़्यादा अधिकार वाले से उससे ज़्यादा अधिकार देना, मतलब ये होता है कि उसके बराबर ले आना होता है। मतलब ये है कि लड़कों की तुलना में लड़कियों को ज़्यादा अधिकार देना, सशक्तिकरण हो जाएगा। तो आप शिक्षा अपने क्लास में क्या कर सकते हैं, स्कूल के माध्यम से क्या कर सकते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा अधिकार देना। जैसे कई बार होता है ना कि लड़कियों को इतना छूट क्यों दे रखी है, लड़कियों को ज़्यादा अधिकार क्यों है, तो वो वहाँ पे विद्यालय ये रोल प्ले करता है। लेकिन ये बोला जाता है अक्सर ऐसा, लेकिन होता नहीं है। वो होता इसलिए होता है कि इसको जो है लैंगिक समाजीकरण, लैंगिक का जो है लैंगिकृत समाजीकरण है तो विद्यालय की भूमिका का वर्णन करना है। सॉरी एक्चुअली में यहाँ पे निगेटिव वर्णन करना है। मतलब लैंगिक इसमें क्या है कि स्कूल जो है किस तरीके से इसमें जो मैंने बताया था ना, जैसे परिवार रोल प्ले करता है, इस तरीके से आपका स्कूल क्या रोल प्ले करता है। मैंने आपको उसमें दूर करने के उपाय बता दिए। इसमें दूर करने के उपाय नहीं आपको प्रश्न में बताने, आपको ये बताना है। देखो मैंने बताया था जहाँ पे जेंडर है, जेंडर का मतलब कोई निगेटिव चीज़ आ गई जिसमें अधिकार कम है। तो जो ऐसा सामाजिक सिस्टम जिसमें जेंडर के मतलब महिलाओं के अधिकार कम है, उसमें विद्यालय की क्या भूमिका है, ये आपको वर्णन करना है। विद्यालय किस तरीके से करते हैं, जैसे विद्यालय को क्या हो गया कि बालिकाओं को कम पनिशमेंट देते हैं, या इनको बता देते हैं कि ये कुछ कार्यक्रम वगैरह हुआ तो बोल देते हैं कि अच्छा तुम यहाँ पे कर लो, लड़के वहाँ से कुछ सामान ले आएंगे। मतलब उनको इस तरीके से पहले से ही पूर्वाग्रह बना दिया जाता है कि लड़कियों को ये कम कोमल होती हैं, या उनको या इनके अंदर साहस नहीं होता है, ये बहुत सारी चीज़ें होती ना। तो एक मैंने बताया था ना कि किस तरीके से परिवार में जेंडर का निर्माण हो रहा है, जैसे महिलाओं का निर्माण हो रहा है, उस तरीके से विद्यालय भी वही काम कर रहा है, सेम चीज़ें। तो उसके उदाहरण अलग हो सकते हैं लेकिन काम वही कर रहा है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरणों को आज जिक्र करते हुए आप इसका भी वर्णन कर सकते हैं। इसको शॉर्ट में लिखना है, हमको लग रहा है इतना पर्याप्त मटेरियल हो जाएगा। एक दो तीन उदाहरण लिख देंगे, जैसे खेलकूद का भी लिख सकते हैं। जैसे लड़कियों के लिए खेलकूद बहुत सारी चीज़ें विद्यालय में एक होता है ना, कुछ कार्यक्रम आयोजन किया जाता है तो उनके लिए ये है, नाटक वगैरह हो गया तो ये रोल प्ले कर लें, या मतलब कुछ साहसिक कार्यक्रम होते हैं या साहसिक कोई कार्य होता है तो शिक्षक जो है इस तरीके से उदाहरण या कुछ मतलब वो उनका रहता है ना पूर्वाग्रह। शिक्षक भी, क्योंकि एट लास्ट प्रोडक्ट तो समाज का ही है, तो समाज का अंग होते हुए वो आपकी तरह वो पेपर नहीं पढ़ रहा है ना। बहुत सारे टीचर्स बहुत नहीं पढ़ते हैं, ऐसे उनको पता नहीं होता, रट लेके चले जाएंगे। तो अगर वो रटा नहीं होगा ना तो उस तरीके से अभी करेंटली में क्या है, समाज जो है इतना जागरूक नहीं है। अगर जागरूक होता तो इस पेपर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये आप समझ लीजिए, नारीवाद की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो अभी की परिस्थितियों को ध्यान के रखते हुए आपको उत्तर देना है। उस शिक्षक को माइंडसेट को आप समझिए किस तरीके से होगा, विद्यालय में किस तरीके की परिस्थितियाँ होंगी, तो इस उत्तर को आप बढ़िया लिख सकते हैं। तो शॉर्ट में लिखना है तो आप, हमको लग रहा है इतना मैंने बता दिया है, आपके पास पर्याप्त मटेरियल होगा। फिर यही देखिए इसमें फिर आ गया निर्णय निर्माण प्रक्रिया एवं निर्णय में अंतर। ये मैंने आपको बता ही दिया है पहले ये वाला मैंने बताया था 5 वाला, उससे शॉर्ट में लिख देंगे। लॉन्ग आंसर को शॉर्ट में कितना आसानी होगा। महिला सशक्तिकरण, सशक्तिकरण का मैंने अभी बताया। मैंने बताया क्या सशक्तिकरण क्या होता है। सशक्तिकरण होता है जिसका सशक्तिकरण का मतलब है, सशक्तिकरण का मतलब पावर देना किसी को। पावर क्यों दिया जाता है, जैसे वो कमज़ोर है, कमज़ोर मतलब किसी की तुलना में कमज़ोर है, पुरुष की तुलना में महिलाएं कमज़ोर होती हैं। तो कमज़ोर उनको पावर का मतलब मजबूत कैसे किया जाए, तो उनको पुरुषों की तुलना में ज़्यादा अधिकार दे दिए जाए। जिससे बहुत सारी क्या होता है कि जैसे एक अपने नारा सुना होगा लेडी फर्स्ट,
लेडी फर्स्ट अक्सर बोलते हैं ना कि महिलाएं पहले आए, तो ये नहीं कहते कि पुरुष महिला साथ में आए, मतलब साथ में, तो क्या है कि पुरुष की तुलना में महिलाओं को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। ये इसलिए कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे बहुत डिपार्टमेंट में भी, मतलब हर जगह आपको, मतलब सरकारी विभागों में मिल जाएंगे, बहुत सारी नीतियाँ सरकार की इस तरीके से मिल जाएंगी। उसमें क्या होता है, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं, विशेष कानूनी तौर पे भी कुछ विशेष अधिकार मिलेंगे। तो ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में होता है। महिला सशक्तिकरण का मतलब होता है पुरुष की तुलना में महिलाओं को ज़्यादा अधिकार देना, महिला सशक्तिकरण की दिशा में होगा। अब वो अधिकार, अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पे, ध्यान दीजिए। मानव अधिकार, प्रकार और रूपरेखा बतानी है। तो मानव अधिकार क्या होता है, जैसे मैंने महिलाओं के अधिकारों की बात की, लैंगिक अधिकारों की बात की, लैंगिक समानता की बात की, स्त्री सशक्तिकरण की बात की। तो आपके सिलेबस में ये क्यों रखा गया है, ये मतलब क्यों टॉपिक है मानव अधिकार की बात। देखिए, मानव अधिकार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको ये समझ होनी चाहिए कि अधिकार होते क्या हैं। मैंने बताया ना, स्त्रियों के, जैसे मैंने बताया कि स्त्रियों के अधिकार ऑलरेडी दिए गए हैं, संविधान ने प्रदत्त किया है। संविधान जब से भारत आज़ाद हुआ, तो संविधान लागू हुआ भारत में, तब से महिलाओं को अधिकार मिल गए थे। लेकिन क्या वो अधिकार एक्चुअली में थे? अब भी मतलब मिले हुए हैं, लिखित में तौर पे मिल गए हैं, लेकिन वो अधिकार मिले नहीं हैं। तो अधिकार का मतलब ये होता है कि ऐसी मूलभूत ज़रूरत जो हर व्यक्ति की ज़रूरत है। अधिकार मतलब ऐसे होते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब केवल महिलाओं के लिए ही ज़रूरी नहीं। इसमें पुरुष, मानव अधिकार का मतलब ये है कि स्त्री पुरुष दोनों के लिए मतलब समान उपयोगी हैं, समान ज़रूरी हैं। और ये कुछ इतने मतलब ऐसे समान इसमें चीज़ें होती हैं जिसके लिए जीवन यापन मतलब हो सके, एक अच्छे से एक गुणवत्तापूर्ण जीवन हो सके, तो उन चीज़ों को मानव अधिकार कहा जाता है। अधिकार का मतलब ये होता है कि सिंपल सी चीज़ है कि आप किसी पे अपना हक जता रहे हैं, मतलब ये आपका मतलब हक है, ये चीज़ें तो होनी ही चाहिए। मानव अधिकार का मतलब है कि इतनी मतलब ऐसे अधिकार जो बेसिक हैं, जो होने ही चाहिए, मतलब मानव जीवन निर्वहन के लिए। मतलब ये मतलब नहीं आप बहुत बड़ी संपत्ति मांग रहे हैं, बंगला मांग रहे हैं ना, सिंपल सा जीवन निर्वहन के लिए जो मानव को मूलभूत चीज़ें होती हैं, जैसे गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, ये सब चीज़ें, तो वो मतलब मूलभूत ज़रूरतों संबंधी अधिकार मतलब जो होते हैं, जैसे जीवन का अधिकार होता है, जीवन जीने का अधिकार, तो कहीं भी आने जाने का अधिकार, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ तरीके से मूल अधिकार होते हैं ना, उनसे कुछ अलग है, उनसे कुछ अलग होता है। जैसे ह्यूमन राइट, मतलब ये इसको इसलिए वरीयता दी जाती है क्योंकि इसका जो है राज्य भी खंडन नहीं कर सकता। राज्य के ऊपर ये मानव के दावे होते हैं जो मानव को अधिकार प्राप्त होते हैं। तो सिंपल सा इसमें लिख सकते हैं, मानव अधिकार क्या होता है, राज्य के द्वारा प्रदत्त होता है। तो इसमें आप देख लीजिएगा। इसमें अब अगला प्रश्न देखिए, लैंगिक तथा प्रजनन अधिकार, मानव अधिकार, इसकी विवेचना कीजिए। लैंगिक तो मैंने लगता है बहुत ज़्यादा हो गया है प्रजनन अधिकार, मानव अधिकार, ये भी सेम चीज़ रिपीट हो रहा है क्वेश्चंस। इतना ज़्यादा मटेरियल आपके पास हो गया है कि आप इसमें कुछ भी लिखने को सक्षम होंगे। इसमें क्या है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है योगकर्ता सिद्धांत, योगकर्ता सिद्धांत क्या है? ये योगकर्ता सिद्धांत क्या है, इसके बारे में संक्षेप में लिखना है, बहुत छोटा सा लिखना है। देखिए, तो योगकर्ता सिद्धांत क्या है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय समूहों का जो है मीटिंग वगैरह हुई थी। ये मीटिंग किस संबंध में थी, जैसे मैंने बताया था लैंगिक अधिकार, मानव अधिकार जो बताए थे ना, उसके संबंध में ये मीटिंग है। ये इंडोनेशिया में 2006 नवंबर में हुई थी। तो ये इतना लिख देंगे ना, इंडोनेशिया 2006 में अंतर्राष्ट्रीय समूहों का एक प्रयास है जो मतलब लैंगिक सेक्सुअल ओरिएंटेशन या मतलब लैंगिक समानता या लैंगिक पहचान को लेकर जो ये हुआ है। इसमें लैंगिक ओरिएंटेशन में मतलब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, LGBTQ आपका भी आ जाएगा, जिसमें लेस्बियन, गे और ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो उनको भी इसमें शामिल किया गया है कि उनकी भी पहचान को ध्यान में रखा जाता है। जेंडर आइडेंटिटी का मतलब ये केवल नहीं कि महिला पुरुष ही, उसमें बहुत सारे और भी जेंडर्स मतलब जो हो जाते हैं, थर्ड जेंडर हो गया, और भी LGBTQ जो होते हैं वो इसमें शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में, मतलब इस सम्मेलन के विषय में बता रहे हैं, ये है इंडोनेशिया और नवंबर 2006 में हुआ था। इतना ध्यान रखेंगे, इतना लिख देंगे, इतना पर्याप्त है। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, इसको अगर आप तैयार करके जाएंगे तो हो सकता है कि ये भी आने के चांस है। इसमें लिखा है कि अगले प्रश्न देखिए, जेंडर से यानी लिंग से आप क्या समझते हैं? लिंग की विशेषताएं, प्रकार, लिंग भेद, लिंग विभेदीकरण, जेंडर
कि क्या कारण और उनके लिंगी भेदभाव को समाप्त करने के उपाय बताइए, तथा जेंडर विभेदीकरण किस प्रकार बालिकाओं की शिक्षा को प्रभावित करता है। तो ये मैंने इतना डिटेल से बताया है, आप इसको भी लिखने में सक्षम होंगे। हमको तो लग रहा है जेंडर क्या होता है, मैंने बताया ना सेक्स जेंडर के बीच में डिफरेंस के क्या समझते हैं। जेंडर, उस डिफरेंस से अगर आप उसका मतलब निकाल सकते हैं, जेंडर का मतलब आप क्या समझते हैं। सेक्स से जेंडर किस तरीके से अलग है। सेक्स क्या होता है, नेचुरल चीज़ होती है। दोबारा सुन लीजिए, सेक्स क्या होती है, नेचुरल चीज़ होती है, मेल एंड फीमेल। जेंडर क्या होता है, स्त्री या पुरुष जो बनाए जाते हैं, जिसको समाज बनाता है। इससे आप इसका मतलब समझ सकते हैं जेंडर का क्या मतलब होता है। जेंडर का मतलब एक सामाजिक आर्टिफिशियल बनावटी लिंग बनावटी चीज़ होती है जो सच का समाज एक परिकल्पना या उसको करता है। बहुत समाज की बनाई हुई पहचान है। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, विशेषताएं तो आप समझ ही चुके हैं। इसमें जो समाज जिसके बारे में एक पहचान करता है ना, महिला हो या स्त्री हो, उसकी विशेषताएं क्या होंगी। इस विशेषताओं में आप सिंपल सा समझ लीजिए, जो बनाया गया है पुरुषों की तुलना में उनको कम अधिकार होंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये आप उनके प्रकार भी समझ सकते हैं, जो एक तो पुरुष बनाया जाता है, एक महिला बनाई जाती है। लैंगिक भेदभाव विभेदीकरण क्या होता है, इसके कारण मैंने बताए थे, परिवार से लेकर समाज, विद्यालय और ये सब पूरा सब चला जाता है। अर्थव्यवस्था आपका और फिल्म उद्योग तक, साहित्य तक, इसमें सब उसके कारण में आ जाते हैं। समाप्त करने के उपाय भी उस तरीके से उसी स्तर से शुरू करिए जहाँ से इसमें लैंगिक पहचान ये जेंडर बनना स्टार्ट होता है, वहीं से इसके कारण भी आप धीरे धीरे एक एक पॉइंट करके लिखना शुरू करेंगे ना, आपका वो एकदम शानदार उत्तर तैयार हो जाएगा। और आपसे इसे एक बिंदु ये भी देख लेना, हो सकता है शॉर्ट में आ जाए आपका। इसमें जैसे हिडन करिकुलम क्या होता है, जैसे पूछ लिया आपसे कोई छुपा हुआ पाठ्यक्रम क्या होता है। इसे मैंने जितनी सारी चीज़ें आपको मैंने बताई, ये सब चीज़ें क्या हैं कि समाज में कहीं ना कहीं विद्यमान हैं। जैसे कहा जाए कि महिलाओं के संबंध में जैसे बहुत सारे कानून हैं, दहेज प्रथा का कानून है, उनको अधिकार सशक्तिकरण करने के लिए संपत्ति का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, और हमको लगता है पुरुष की तुलना में कुछ ज़्यादा ही अधिकार हैं। लेकिन ये अधिकार सब वर्णित हैं, ये तो समाज देख रहा है कि इतने अधिकार दिए गए हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सी चीज़ें समाज क्या है, विद्यालय क्या है, कि बहुत सारी चीज़ें जैसे स्त्रियों को जैसे कुछ बोलते हैं कि उनको, जैसे मैंने एक सवाल का मैंने आपको इसमें बताया था, इसमें कौन सा सवाल था जिसमें विद्यालय का आपको उसमें रोल बताना था। हाँ, लैंगिक समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका का वर्णन करना था। शॉर्ट नंबर 3 में आप जाइए, शॉर्ट आंसर 3 में देखो लिखा होगा, लैंगिक समाजीकरण विद्यालय की भूमिका का वर्णन करिए। तो वही सेम चीज़ ये है छिपी हुई। अब इसको सोच लीजिए, विद्यालय में क्या कोई बताता है कि महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करिए? क्या स्टेट बताता है कि राज्य सरकार बताती है, या वहाँ से प्रिंसिपल या आपका यूजीसी या कोई XYZ कोई ऐसा निर्देश देता है उसको टीचर को? ना, ऐसे कोई निर्देश नहीं होते हैं। इस तरीके से कुछ छिपी हुई चीज़ें होती हैं, जैसे जो दिमाग में इनबिल्ड है, पूर्वाग्रह है मानव हमारे विचारों में या पुरुषों के दिमाग में पहले से ही, मस्तिष्क में जो बीज पड़े हुए हैं, जो दुर्भावनाएं पूर्वाग्रह पड़ी हैं, उन विचारों का, उन चीज़ों का प्रकटीकरण हो जाना। जैसे विद्यालय में किसी चीज़ को, मतलब जो मैंने एग्जांपल दिए थे ना, कुछ महिलाओं लड़कियों को जैसे कम पनिशमेंट देना पुरुषों की तुलना में, कि बालिकाएं कोमल होती हैं, कम डांटना, ये मिलते डर जाएगी, या इस तरीके से महिलाओं को कुछ रंगोली वगैरह तुम बना लो बेटा, लड़के की तो काम का नहीं होता है, लड़कियाँ बना सकती हैं, लड़कियाँ कोमल होती हैं। इस तरीके से उनका माइंड मेकअप करना, इसे कुछ होता है ना कि छिपी हुई चीज़ें होती हैं जो चलती रहती हैं, और ये कहीं ना कहीं छिपी हुई चीज़ें एक मूर्त रूप में स्त्री का निर्माण करती हैं आगे चल के। तो वही छिपा हुआ पाठ्यक्रम क्या है, छिपी हुई आदतें या छिपी हुई चीज़ें जो विद्यालय में चलती हैं, मतलब पहले से ही छुपी हुई इनबिल्ट रहती हैं, पूर्वाग्रह रहता है, वही छिपी हुई चीज़ें। तो इस बिंदु को आप लिख सकते हैं ना, 3-4 लाइन में मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। उदाहरण देके आप लिख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब जैसे स्त्री शिक्षा नीचे लिखा गया है, वुमेन एजुकेशन से आप क्या समझते हैं? तो स्त्री शिक्षा, तो इसमें देखिए कितना सिंपल सा शब्द ही है, स्त्री शिक्षा। ऐसी शिक्षा जिसमें स्त्रियों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, स्त्री शिक्षा ही कहते हैं। इसका उद्देश्य क्यों है भाई, स्त्री शिक्षा की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि स्त्रियाँ इतनी इनरोलमेंट कम हो रही हैं स्कूल में। स्त्रियों को शिक्षा मतलब कम शैक्षिक है वो, तो स्त्रियों को शिक्षा का उद्देश्य भी इसी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जो कारण होंगे वो उनको दूर करते जाएंगे, तो उद्देश्य भी सबको क्लियर होता जाएगा। उद्देश्य क्या है? सशक्तिकरण करना, उनका शैक्षणिक जो है अनुपात बढ़ाना। इसकी आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता इसलिए है क्योंकि उनका शोषण हो रहा है, उस शोषण को दूर करना है, उनको अधिकार प्रदान करने हैं आपको। इसमें समस्याएं कहाँ आएंगी? समस्याएं यहाँ पे आती हैं क्योंकि लोग जागरूक हैं, आपका समाज बड़ा जटिल है जो परिवर्तन होने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे अड़ियल हो गया ना, अड़ियल चट्टू जिसको बोलते हैं कि यार वो नाम ही नहीं ले रहा है, कुछ काम नहीं करना चाह रहा है।
तो इस तरीके से आपका समाज भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। वो सुधरेगा कब? जब उसको आप फ़ायदा बताएंगे कि स्त्रियों के मजबूत होने से या उसको सशक्तिकरण होने से उसको क्या फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से जब आप बताएंगे उसके, देखो सशक्तिकरण, स्त्रियों के सशक्तिकरण होने से बेनिफिट क्या होगा? सशक्तिकरण होने से बेनिफिट ये होगा कि आपका जो है स्त्री पुरुष जब समान हो जाएंगे, पुरुषों के समान हो जाएंगी तो कंपटीशन अच्छी होगी। अगर कंपटीशन अच्छी होगी कहीं भी चीज़ में तो जो आउटपुट निकलेगा वो अच्छा रहेगा। जैसे आपको एजुकेशन में ही ले लीजिए, अगर अच्छी टीचर्स अच्छी आ जाएँ, अच्छे डॉक्टर्स हो जाएँ, मतलब हो जाएँ, अच्छी डॉक्टर्स आएंगी लड़कियाँ, अच्छी इंजीनियर्स बनेंगी, हर जगह हर सेक्टर में अच्छी कंपटीशन देंगी तो अच्छी चीज़ें निकल के आएंगी ना। जहाँ पे कभी अभी केवल लड़के ही कंपटीशन में, मतलब लड़के स्वतंत्र थे केवल, मतलब लड़के ही रेस में दौड़ते थे, वहाँ लड़कियाँ दौड़ती नहीं थी तो वो चीज़ें हो जाएंगी ना। एक तरीके से कहा जाए तो आउटपुट जो होगा, जैसे इकोनॉमी में भी जैसे आपका अर्थव्यवस्था है वहाँ पे भी कंपटीशन बढ़ेगी तो ज़्यादा इकोनॉमी का आपका साइज़ बड़ा हो जाएगा। जो महिलाएं आपकी घर में काम करती थी वो बाहर जाके भी काम करेंगी तो इकोनॉमी का साइज़ लार्ज होगा कि नहीं होगा। तो ये बहुत सारे बेनिफिट हैं। अगर इन बेनिफिट को बताएंगे तो इनकी समस्या का निराकरण हो सकता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी है, लोगों को समझ में आना चाहिए कि उनका क्या बेनिफिट है, पुरुषों का क्या बेनिफिट है महिलाओं को सशक्तिकरण करने से। पुरुष तो कहेंगे भाई हमें क्या है महिलाओं को सशक्तिकरण करने से, इसमें पुरुषों का बेनिफिट भी है क्योंकि पुरुष एट लास्ट रहते समाज में ही हैं। जब समाज बेहतर होगा तो उसमें उसका लाभ पुरुषों को भी मिलेगा, महिलाओं को भी मिलेगा, महिलाओं के साथ न्याय होगा क्योंकि अभी उनके साथ सामाजिक अन्याय हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, जो उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, हालांकि वो दूर होगा। तो इस तरीके से इसकी समस्याओं का समाधान भी आप इसमें लिख सकते हैं। मैंने इसके आगे जो पॉइंट लिखा है, स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु आवश्यक सुझाव दीजिए। मैंने सुझाव आपको ऑलरेडी दे दिए हैं। बेनिफिट बता देना है क्या उसके जो है सुझाव, प्रोत्साहन कैसे दिया जाए। भाई एक आप पुरुष को कैसे कन्विंस कर सकते हैं जिसने मतलब एक पुरुष ने ही आपके अधिकार ले रखे हैं ना, एक पुरुष ही आपका शोषण कर रहा है। इसे जो बताया जाए ना, पुरुषों की दुनिया बनाई हुई, स्त्रियाँ पैदा नहीं होती, बनाई जाती हैं। किस समाज में बनाई जाती हैं? समाज कौन चला रहा है? पुरुष चला रहे हैं। तो वही चीज़ें हैं, उसको प्रोत्साहन कैसे मिलेगा उस शिक्षा को, क्योंकि उनको कन्विंस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसमें कुछ आपको ऐसे बिंदु लिखने हैं, कुछ पॉइंट लिखने हैं, कुछ कन्विंस करना है। जैसे अर्थव्यवस्था का साइज़ बड़ा हो जाना, एक बेहतर प्रतिस्पर्धा का माहौल होना जिससे एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। इस तरीके से आप कुछ बिंदु लिख देंगे जिससे प्रोत्साहित करने के लिए। विद्यालय में भी कुछ ऐसे, मतलब उनको कन्विंस करने के, पुरुषों को समझाना इस तरीके से। और इसके लिए सामाजिक नीतियाँ कौन कौन सी हैं? देखिए महिला शिक्षा के लिए सामाजिक नीतियाँ जैसे हैं, कस्तूरबा गांधी विद्यालय चला रही है सरकार, इसके लिए महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रही है। इस तरीके से बहुत सारी योजनाएं हैं। मतलब ये जो शैक्षणिक स्तर पे जो चल रही हैं महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, ये दो योजनाओं का भी अगर मेंशन कर देंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं के नामांकन की समस्याओं को बताइए। ये मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, नामांकन की समस्या कहाँ पे आ रही है। इनरोलमेंट इन स्कूल, मतलब स्कूलिंग में महिलाओं का दाखिला ही नहीं होता है। वो दाखिला क्यों नहीं होता है? क्योंकि लोगों के परिवार में जो बालिकाओं का परिवार होता है या समाज में, वो पूर्वाग्रह होती हैं बालिकाओं के प्रति कि महिलाओं को कम शिक्षित होना चाहिए, कम पढ़ाना चाहिए। अगर पढ़ा देंगे तो मैंने एक आपको बताया था ना दहेज प्रथा वाली समस्या, दहेज प्रथा वाले भी यहाँ कम करती है। अब महिलाओं को पढ़ा देंगे तो ज़्यादा दहेज देना पड़ेगा, ये XYZ जो पूर्वाग्रह है। बहुत सारे बिंदुओं से आप इसको लिंक कर सकते हैं, मतलब इंटरलिंक्ड ये क्वेश्चन है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप जितना ज़्यादा सोचेंगे, जितना ज़्यादा विचार आपके दिमाग में आएंगे, उतना ज़्यादा डाइवर्सिफाई आपका उत्तर होगा, उतना ज़्यादा आपका उत्तर अच्छा होगा। और इसमें देखिए लास्ट वाली लाइन क्या है, लड़कियों द्वारा प्राथमिक शिक्षा को बीच में छोड़ दिए जाने के कारण का भी वर्णन कीजिए। देख एक नीचे लाइन क्या लिखी है, इनरोलमेंट रेशियो जो है आगे चल के क्यों कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़की 9th 10th में पढ़ रही है, वो आगे पढ़ाई छोड़ देती है, हायर स्कूल में, हायर एजुकेशन में वो गई ही नहीं। उसमें क्या होता है, उसके पीछे क्या कारण होते हैं? बहुत सारे कारण होते हैं। उसमें भी आप दहेज वाला एंगल ले आइए कि ज़्यादा बढ़ जाएगी, दहेज देना पड़ेगा, या उसके शादी विवाह को लेकर चिंतित हो जाती हैं, या एक ये भी रहता है कि घर का जो है काम, महिलाएं तो घर में काम करने के लिए होती हैं, इतना पढ़ गई पर्याप्त है, अब घर का काम काज देखें। तो ये बहुत सारे कारण हैं, इसका आप मेंशन कर सकती हैं। और ये तीसरा प्रश्न जो है 60 स्तर पर, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर अपने विचार व्यक्त करें। कार्यस्थल पर मतलब समझ रहे हैं वर्क प्लेस पे जो महिलाओं का यौन उत्पीड़न, मतलब किसी को छेड़ना या किसी का पीछा करना या इसी से ये गलत हरकतें करना। ये गलत हरकतें जैसे जो मैंने बताया ना, पूर्वाग्रह से जो व्यक्ति होते हैं, लैंगिक पूर्वाग्रह जो होता है, या लैंगिक इसको बोलते हैं
स्टीरियोटाइपिंगनेस, स्टीरियोटाइपिंगनेस हिंदी में उसको कहते हैं, उसको रूढ़वादिता, जो इन सब कारणों की वजह से यौन उत्पीड़न जो झेलना पड़ता है वो आपको इसमें मेंशन करना है। इसमें अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं किस तरीके से दूर किया जाए, सरकार के स्तर पे क्या प्रयास करना चाहिए, जैसे कुछ सख्त कानून बनाए जाने चाहिए, या जैसे अभी कुछ साल पहले केंद्र सरकार ने सी बॉक्स वाला कुछ लाया था, SSE करके, तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। सी बॉक्स में क्या था कि इसे कोई महिला कर्मचारी अगर अपने सहकर्मी के बारे में कुछ शिकायत करती थी तो उसकी जो है त्वरित कार्रवाई होती थी और उसका नाम भी गोपनीय रखा जाता था कि उसने क्या कहा, बहुत सख्त कार्रवाई होती थी। तो इस तरीके से कुछ नवोचार या इनोवेशन आइडिया जो है आप इसमें लिख सकते हैं अपने हिसाब से भी जो होने चाहिए। ये जो मैं बता रहा हूँ ये सरकार के स्तर पर किया है अभी वर्तमान में, ये अस्तित्व में है सी वाली योजना। तो अब ये चौथा प्रश्न आ जाइए, विज्ञापनों, समाचार पत्रों, मैगजीनों तथा इंटरनेट में महिलाओं के प्रस्तुतिकरण के उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। ये चौथा वाला उत्तर तो मैंने कई बार अभी मैंने डिस्कशन में मैंने एक्सप्लेन किया है। जैसे मैंने बताया विज्ञापनों में जैसे फेयर एंड लवली बेचना, उसको मतलब ऑब्जेक्टिफाई करना, किसी का मतलब वो करना कहा जाता है, इसकी उसी को आइटम की तरह प्रेस करना। आइटम क्या होता है, चीज़ें होती हैं, जैसे ये पेन है, मोबाइल है जिससे आप देख रहे हैं अभी, किताबें हैं, ये क्या है, वस्तुएं हैं। तो अब किसी चीज़ का जैसे आइटम की तरह ट्रीट करना, ऑब्जेक्टिफाइड की तरह ट्रीट करना, इसका मतलब है कि स्त्रियों को आप उस दोयम दर्जे का समझते हैं, आप उनको वस्तुओं के ट्रीट कर सकते हैं। वस्तुएं क्या होती हैं, खरीदी बेची जाती हैं। तो इससे क्या है कि आपके अंदर एक हीन भावना आती है उसके प्रति। तो ये है विज्ञापन जो है किस तरीके से महिलाओं का ऑब्जेक्टिफिकेशन करते हैं। तो इसमें आप इसका वो आप इसको मेंशन कर सकते हैं, जैसे ना उनको दिखाया जाता है कि सुंदर किसी कार बेचना है तो सुंदर लड़के को लेके आ जाते हैं, कोई वस्तु बेचनी हो तो इसमें क्या है कि कन्याओं का या उन बालिकाओं का ऑब्जेक्टिफिकेशन किया जाता है। ये वो चीज़ आपको मेंशन करनी है। तो इसमें अब अगला देखिए, समाचार पत्रों में, मैगजीनों में, इंटरनेट में महिलाओं का प्रस्तुतिकरण, जैसे प्रश्न ही आपका पूछा जा रहा है ना, व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन, महिलाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। वो उनको जो है एक तरीके से उनको ऑब्जेक्टिफाई करके उनको बाजार में, इन चीज़ों क्या है कि विज्ञापन में क्या होता है, बाजार में बेचने के लिए सब प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उनके साथ में महिलाओं को भी रखा जाता है, ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। ऑब्जेक्टिफाई मतलब किसी का वस्तुकरण करना। वस्तुकरण का मतलब समझ रहे हैं ना, कि अब वस्तुओं को क्या करते हैं, वस्तुओं को क्या है कि ही मतलब वो खरीदते बेचते हैं। खरीदते बेचने का मतलब आप जैसे गुलामों को पहले खरीदते बेचते थे, दास प्रथा थी, उसमें क्या था कि उनको एक दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता था, नागरिक ही नहीं समझा जाता था यहाँ तक कि मतलब दोयम दर्जों का। तो आप ये समझिए कि स्त्रियों का स्तर आप कहाँ लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ आपको मेंशन करनी है, उदाहरण देते हुए अगर आप इसका एक्सप्लेन कर देंगे ना तो बहुत बड़ा उत्तर हो जाएगा आपका। एक एक चीज़ों पे, जैसे विज्ञापन में, मूवीज़ में भी यही चीज़ें चलती है ना, इसमें उदाहरण सहित आप इसको कर देंगे तो बहुत आसान चीज़ें हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इसमें। तो अब बहुत आसान उत्तर है आपके लिए, बहुत आसान, इसके लिए कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये पाँचवा, अब ये लास्ट वाला देखिए शॉर्ट में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के प्रजनन, या 5 पे लास्ट वाले पे ध्यान दीजिए, भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के प्रजनन संबंधी अधिकारों पर संक्षिप्त में लिखिए। इसमें संक्षिप्त में लिखना है। तो महिलाओं का प्रजनन संबंधी मतलब जो जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे एक सवाल भी आपसे मैंने बताया था कि आ सकता है। जैसे पहले वाला सवाल मेरे को ध्यान आ रहा है, तुमको भी ध्यान आया कि नहीं, पीछे पलटो थोड़ा पेज, ध्यान दो अपना। उसमें क्या था कि महिलाओं के भारत के परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का वर्णन करते हुए उनके सुझाव दीजिए, कुछ इस तरीके से सवाल था। देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा, मैंने पहले बताया था आपको। तो वही चीज़ें जो हैं इसमें उसी से संबंधित ये सवाल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वही चीज़ें हैं, उसी से संबंधित। तो इसमें क्या है कि प्रजनन संबंधी अधिकार कितने हैं, जैसे मैंने बताया था, जैसे चिकित्सा भी एक तरीके से अधिकार ही होता है, लेकिन हालांकि वो यहाँ पे मेंशन नहीं करना है। यहाँ पे ये करना है कि महिलाओं के क्या अधिकार हैं, मतलब एक कहा जाए कि कर्मचारी के तौर पे मतलब महिलाओं के क्या अधिकार, जैसे आपके जैसे कर्मचारी हैं तो कितनी छुट्टी मिलती है, या केंद्र सरकार के तौर पे राष्ट्रीय वेतनिक छुट्टी मिलती है, क्या क्या मतलब वो चीज़ें हैं। तो उन चीज़ों का मेंशन करना है। बस इसमें ये देखना है कि इसमें जो जच्चे बच्चा के समय जितनी छुट्टी मिलती है, जितना मतलब अधिकार है जच्चा बच्चा के समय, वही केवल मेंशन करने हैं। लेकिन इससे पहले वाले उत्तर में क्या था कि स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी आपकी जितनी समस्याएं थी तो उन सब चीज़ों का वर्णन करना था। उसमें केवल एक बिंदु को लेके इसमें थोड़ा सा लिख देना है आपको, आपका बहुत सुंदर उत्तर हो जाएगा। और अब हमको लग रहा है कि इतना पर्याप्त हो गया है। इतना अगर आप करके जाएंगे तो आपका जो है प्रश्न जो आपका पेपर है बहुत अच्छा जाएगा। इसमें 2-3 चीज़ें मैंने बताई हैं, उसको दोबारा रिवीजन करा देता हूँ, उनको आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने बताया है, इसमें फिर रिवीजन कर लीजिए। सेक्स एंड जेंडर के बीच में डिफरेंस क्या है,
सेक्स क्या होता है, नेचुरल होता है, जेंडर क्या है, आर्टिफिशियल है। अब ये सेक्स से जेंडर के बीच, सेक्स से जेंडर कैसे कन्वर्ट होता है, मतलब सेक्स क्या है, नेचुरल से आर्टिफिशियल कैसे बनता है, इसके कुछ कारण हैं, आप दिमाग में ध्यान आ रहे होंगे। वही कारण आपके फिर जो है, उन कारणों को अगर दूर कर देंगे, समझ रहे हो ना, तो वो क्यों दूर करेंगे, तो वही उद्देश्य बन जाएंगे। सुझाव भी इसी तरीके से आप लिख सकते हैं, इस परिवार से लेके समाज से, इस तरीके से पूरा आपका पेपर इस पे आधारित है। इसमें बहुत सारे नज़रिए हो सकते हैं और आप खुले दिमाग से पेपर दीजिएगा जाके। अब ये अपने ये समझिए कि आप बहुत सारी चीज़ों को आप पहले से जी चुके हैं, आप पहले से देख चुके हैं अपने परिवार में, समाज में, स्कूल में। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, पेपर लिखिएगा और सोचते रहिएगा, आपका कलम रुकना नहीं चाहिए, आप बस लिखते जाना है जो मैंने बात बताई है चीज़ों को। बस जेंडर एंड सेक्स के बीच में डिफरेंस और कैसे दूर किया जाए, उनके बीच में डिफरेंस क्यों है, इनके बीच में किन अधिकारों की कमी हो जाती है जो उनके जो है डिफरेंस बन जाता है, कौन चीज़ें थोप दी जाती हैं लड़कियों के ऊपर, जो है महिलाएं मतलब एक प्रोडक्ट के तरीके से बन जाती हैं, जिनसे ऑब्जेक्टिफिकेशन कर दिया जाता है, जिनका वस्तुकरण हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समाज किस तरीके से बनाता है। जैसे बालक की परवरिश अलग तरीके से करते हैं, लड़की की अलग तरीके से करते हैं, एट लास्ट वो एक अलग उत्पाद में परिवर्तित हो जाती हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे ना, कुछ चीज़ों को, तो बहुत आसान पेपर है। और जाइए अच्छे से करिए और एकदम जो है